डिस्क्लेमर ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 1 मिस्टीरियस शॉप सिस्टम एक्टिवेटेड। किंगयांग शहर में कई दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही थी और हालांकि अभी भी गर्मियों का चरम था, इस भारी बारिश ने लंबे समय से प्रतीक्षित ठंडक ला दी। लुओ चेन चुपचाप खिड़की के पास बैठा था, बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को निःसंकोच देख रहा था। उसकी निगाहें कहीं दूर थीं, वो विचारों में खोया हुआ था। एक छोटा सा रोएंदार जीव अपने छोटे छोटे पैर फैलाकर अपनी पैंट के पांव को खींचने की कोशिश करने लगा, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि उस रोएंदार जीव के पैर बहुत छोटे थे और कुछ देर हिलने डुलने के बाद भी वह कुछ सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाया। लुओ चेन का ध्यान भी उसके पैर की हलचल की ओर आकर्षित हुआ। उस रोएंदार गेंद को देखकर उसके पहले से कुछ हद तक स्तब्ध चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिससे अचानक पूरा कमरा जीवंत हो उठा। फरबॉल, क्या तुम्हें फिर से भूख लग गई है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बिल्ली का खाना लाता हूँ। लुओ चेन ने कुशलतापूर्वक बिल्ली के छोटे बच्चे को उसके पैर से उठाया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। फिर अलमारी की ओर चले गए, बिल्ली का खाना निकाला, उसे एक कटोरे में डाला और उस प्यारे से बच्चे की ओर बढ़ा दिया। लो, खाओ। उस प्यारे से जीव ने बिना किसी औपचारिकता के अपना आधा शरीर खाने के कटोरे में डाल दिया और उसे संतुष्ट होकर खाते हुए देखकर लुओ चेन के चेहरे पर भी सुकून आ गया। लेकिन कुछ ही समय में बिल्ली के खाने का एक ढेर, जो खुद उस रोएंदार गेंद से भी बड़ा था, चट हो गया। इस तरह का दृश्य दोबारा देखकर भी लुओ चेन को इस अकल्पनीय दृश्य को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। जी हाँ, उसके सामने खड़ा छोटा सा जीव कोई साधारण बिल्ली का बच्चा नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, जिसका नाम लाइट स्पिरिट कैट था। एक रात नींद से जागने के बाद लुओ चेन ने पाया कि दुनिया बदल गई थी, लेकिन उसके आसपास के लोग और वातावरण ज्यादा नहीं बदले थे। सबसे बड़ा बदलाव बीस्ट नामक एक जाति का अचानक प्रकट होना था। इन बीस्टों के पास विभिन्न जादुई कौशल थे और लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इन बीस्टों को आदेश दे सकते थे। बीप, कृपया जल्द से जल्द एक उपयुक्त दुकान चुनें जहां आप इसे बांध सकें। अचानक लुओ चेन के दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो लुओ चेन के जागने और दुनिया को बदले हुए पाने के बाद सुनाई दी थी। लुओ चेन की दुनिया में हो रहे बदलाव और उसके मन में गूंजने वाली यह आवाज आपस में जरूर जुड़ी हुई हैं। हर घंटे यह आवाज सुनाई देती थी, जिससे वह लगभग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था। लुओ चेन ने बाहर के मौसम को देखा, लाइट स्पिरिट कैट के सिर पर थपथपाया, उस छोटे से प्यारे से जीव को अपने कंधे पर रखा, फिर एक छाता खोला और बाहर चला गया। सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन उनकी तुलना में विभिन्न प्रकार के अजीब दिखने वाले जानवर अधिक थे। शायद कुछ ऐसे जानवर जिन्हें बारिश पसंद थी और उनके जानवर स्वामी मौसम का फायदा उठाकर बाहर निकले थे। अब लुओ चेन इन विचित्र आकार के जानवरों को बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण से देख सकता था। कम से कम वह अपने चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं दिखाएगा। बारिश काफी तेज थी और छाता होने के बावजूद भी कुछ बूंदें उसकी पैंट पर पड़ ही रही थीं। लुओ चेन असहज होकर भौहें सिकोड़ने लगा। वह केवल आगे के रास्ते पर ध्यान देने की पूरी कोशिश कर सकता था और चलने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव कर सकता था जहां पानी के गड्ढे न हों। उसके कंधे पर बैठा छोटा सा रोएंदार गोला मानो लुओ चेन के मूड को भांप गया हो और एक कोमल रोशनी उसके कंधे से उसके पूरे शरीर में फैल गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो लुओ चेन के शरीर को सफेद झिल्ली की एक परत ने ढक रखा हो। इस समय जब लुओ चेन नीचे उतरे तो ऐसा लगा मानो वह सफेद झिल्ली ठोस हो गई हो और लुओ चेन को बारिश के पानी से अलग कर रही हो। लुओ चेन, जो हाल ही में जानवरों के ज्ञान को लगन से इकट्ठा कर रहा था, जानता था कि उसके कंधे पर बैठी प्रकाश आत्मा बिल्ली के पास फिलहाल केवल यही कौशल है, आत्मा झिल्ली। लुओ चेन ने अपना सिर घुमाकर अपने कंधे पर बैठे उस प्यारे से जीव को देखा और पाया कि वह थोड़ा सुस्त है। वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। फरबॉल, वापस आने पर मैं तुम्हें एक अतिरिक्त भोजन दूंगा। अतिरिक्त भोजन के बारे में सुनकर उस प्यारे से जीव ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और कुछ उम्मीद भरी निगाहों से लुओ चेन को देखने लगा।
स्पिरिट मेम्ब्रेन की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए लुओ चेन ने अपनी गति तेज कर दी, क्योंकि यह स्पिरिट मेम्ब्रेन लगभग 10 मिनट बाद गायब हो जाएगी। वह बारिश में अपने कपड़ों के भीगने का अनुभव नहीं करना चाहता था। 2 गलियां पार करने के बाद दोनों ओर दुकानों की संख्या बढ़ गई। लुओ चेन चेन्यांग पेट शॉप नाम की एक दुकान के सामने रुका, फिर बिना किसी झिझक के दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसने कांच के दरवाजे से दुकान के किराए का विज्ञापन देने वाला सफेद कागज फाड़ दिया, फिर दुकान के आंतरिक वातावरण का दोबारा अवलोकन किया। क्योंकि इसे मूल रूप से किराए पर देने के लिए तैयार किया गया था, इसलिए दुकान बहुत साफ थी, लेकिन ये खाली भी थी, इसमें कोई फर्नीचर नहीं था। लुओ चेन ने आह भरी। ये दुकान उसके लापता माता-पिता की विरासत थी। चूंकि वह खुद पशुपालक नहीं था और इस दुकान को चला नहीं सकता था, इसलिए उसने मूल रूप से इसे किराए पर देकर मकान मालिक बनने की योजना बनाई थी। लेकिन अब उसके मन में लगातार उठ रही आवाज ने उसकी योजनाओं को बदल दिया था, इसलिए वह पहले केवल इस दुकान को ही बांध सकता था। एक उपयुक्त दुकान मिल गई है। क्या आप इसे अनुबंधित करना चाहेंगे? निश्चित रूप से। लुओ चेन के प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह पूछ रही थी कि क्या वह इसे बांधना चाहता है। लुओ चेन इसके लिए तैयार था और अब उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने सिर हिलाकर मन ही मन जवाब दिया, हाँ। शॉप सफलतापूर्वक स्थापित हो गई है। पेट शॉप सिस्टम आपकी सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही उसके दिमाग में गूंजती आवाज धीमी हुई, पूरी दुकान में एक रहस्यमय बदलाव आ गया। सबसे पहले, दुकान का आंतरिक स्थान अचानक से फैल गया, मानो उसका आकार दोगुना हो गया हो। मूल दुकान, जो केवल 100 वर्ग मीटर से थोड़ी अधिक थी, अब 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित हो गई है। इतना ही नहीं, खाली पड़े आंतरिक भाग में कुछ बेहद खूबसूरत फर्नीचर भी दिखाई देने लगे हैं। हालांकि पहली मंजिल का अधिकांश भाग छोटे पालतू जानवरों के लिए जालीदार अलमारियों से बना था। अज्ञात सामग्री से बनी ये अलमारियां छूने पर हल्की गर्म महसूस हुई। लुओ चेन ने अचानक बढ़ी हुई दुकान को देखकर आश्चर्य से देखा, फिर चुपचाप पीछे हटकर दुकान का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर से देखने पर दुकान का क्षेत्रफल बिल्कुल भी नहीं बदला था। लुओ चेन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या यह अंतरिक्ष प्रकार का कोई उपकरण था। कौशल। उसने दरवाजा दोबारा खोला और अंदर चला गया। अगर पहली मंजिल में इतने बदलाव हुए थे, तो क्या दूसरी मंजिल में भी बदलाव नहीं हुए होंगे? दूसरी मंजिल की जांच किए बिना लुओ चेन दरवाजे के पास कैशियर के काउंटर पर बैठ गया और चुपचाप अपने मन में उठ रही आवाज से पूछा, तुम आखिर हो क्या? क्या तुम मेरे दिमाग से निकल सकते हो? पहले जब उसकी तमाम पूछताछों का कोई जवाब नहीं मिलता था, उसके विपरीत दुकान के सफलतापूर्वक बंधने के बाद आवाज में कुछ समझदारी आ गई। आखिरकार पहली बार उसने लुओ चेन के सवाल का जवाब दिया। ये प्रणाली पेट शॉप सिस्टम है, जिसे दुकान मालिक को जानवरों को पालने और फिर उन्हें बेचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप मुझे जानवरों को पालने में कैसे मदद कर सकते हैं? दुकान मालिक, आपके पास 2 क्षमताएं होंगी, सत्य की दृष्टि और विकासवादी तर्क क्षमता। आई ऑफ ट्रुथ आपको किसी जानवर के बारे में सभी जानकारी टेक्स्ट रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, और इवोल्यूशन डिडक्शन आपको किसी जानवर के लिए संभावित विकास पथ खोजने में मदद कर सकता है। इन दोनों क्षमताओं के बारे में सुनकर लुओ चेन ने उत्साह से अपनी उंगलियां भींच ली और खुद को जोर से चुटकी काटी, और दर्द महसूस होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह सब सच है। हाल ही में बीस्ट के बारे में जानकारी हासिल करने में लगन से जुटे हुए लुओ चेन ने बीस्ट मास्टर्स के बारे में कुछ बातें सीखी थीं। उदाहरण के लिए, सभी बीस्ट मास्टर्स अपने पहले बीस्ट को अनुबंधित करने के बाद अपनी अपनी प्रतिभा को जागृत कर लेते हैं। ये प्रतिभा उनके बीस्ट्स को तेजी से विकसित होने या उनके कौशल को अधिक शक्तिशाली बनाने में सहायक हो सकती है। और हालांकि आई ऑफ ट्रुथ से जानवरों को कोई सकारात्मक लाभ नहीं मिलता था, लेकिन ब्रीडर बनने के लिए यह एक आवश्यक प्रतिभा थी, और उसके पिता के पास पहले से ही यह प्रतिभा थी। इसी वजह से वह किंगयांग शहर में ऐसी दुकान खोल सका और परिवार के लिए काफी संपत्ति अर्जित कर सका। हालांकि अपने माता पिता के लापता हो जाने के बाद लुओ चेन के पास दुकान चलाने का कोई साधन नहीं बचा था, इसलिए वह दुकान बंद पड़ी थी। विकास का अनुमान लगाने के बारे में लुओ चेन ने पहली बार सुना था। जैसा कि नाम से पता चलता है, क्या ये जानवरों के विकास पथ का अनुमान लगाने के लिए हो सकता है? लुओ चेन ने अपने कंधे से उस रोएंदार गेंद को अपनी हथेली में पकड़ा, फिर सत्य की आंख का उपयोग करके उसकी जानकारी देखी।
जाति लाइट स्पिरिट कैट। रैंक भयंकर जानवर 3 सितारे। प्रकार मानसिक प्रकार मनोरोगी। स्थिति स्वस्थ। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 आत्मा झिल्ली लक्ष्य के शरीर की सतह पर ऊर्जा से निर्मित झिल्ली की एक परत जोड़ता है जिससे लक्ष्य बाहरी दुनिया के साथ पदार्थ का आदान प्रदान करने से रोकता है। लुओ चेन ने अपने जानवर उस छोटे से रोएंदार जीव की जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि यह मूल रूप से उन जानकारियों के समान थी जो उसने किताबों से सीखी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पाठ्यपुस्तकों की सामग्री ब्रीडर एस द्वारा संकलित की गई थी। इसके बाद लुओ चेन ने अपनी दूसरी नई प्रतिभा एवोल्यूशन डिडक्शन का परीक्षण उस छोटे से रोएंदार जीव को लक्ष्य बनाकर किया। विकास पथ 1 प्रकाश आत्मा बिल्ली चंद्रमा आत्मा बिल्ली। मून स्पिरिट कैट चंद्रमा प्रकार की युद्ध में चांदनी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम एक उत्कृष्ट जादूगरनी। 2 प्रकाश आत्मा बिल्ली छाया बिल्ली। शेडो कैट डार्क टाइप अंधेरे में घात लगाकर बैठा एक हत्यारा उच्च विस्फोट क्षति अपेक्षाकृत नाजुक शरीर। 3 लाइट स्पिरिट कैट 2 पूंछ वाली बिल्ली। 2 पूंछ वाली बिल्ली मानसिक प्रकार अपनी इच्छा अनुसार अपनी विशिष्ट कौशल युद्ध शैली को अनुकूलित करें। क्योंकि वह छोटा सा रोएंदार जीव उसका अपना जानवर था, इसलिए लुओ चेन ने लाइट स्पिरिट कैट की विकास संबंधी जानकारी की पूरी तरह से जांच की थी। आधिकारिक तौर पर जारी किए गए विकास पथों में से उसने केवल लाइट स्पिरिट कैट मून स्पिरिट कैट किंग पथ ही देखा था, अन्य 2 पथ उसने नहीं देखे थे। क्या ये विकास अनुमान की शक्ति है? लुओ चेन का दिल आश्चर्य से भर गया, ये जानते हुए कि जानवरों के विकास के साथ वर्तमान विकास पथ स्थिर हो गए थे। इसलिए प्रत्येक नए अनदेखे विकास पथ का प्रकट होना एक आश्चर्यजनक सौभाग्य की बात थी। और जब तक विकास अनुमान लगाने की प्रतिभा द्वारा निकाला गया विकास पथ वास्तव में व्यवहार्य था, लुओ चेन को पहले से ही अपने लिए एक विस्तृत मार्ग दिखाई दे रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए लुओ चेन ने अपने उत्तेजित मन को शांत किया। फिर उसने सीढ़ियों की दिशा में देखा और कुछ हद तक यह अनुमान लगा लिया कि ऊपर का हिस्सा किस चीज में बदल गया होगा। धप 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 लुओ चेन दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। दूसरी मंजिल काफी विशाल थी, जिसमें केवल एक छोटा सा स्विमिंग पूल था जिसमें से पानी तेजी से बह रहा था। लुओ चेन की राय में ये किसी गर्म पानी के झरने जैसा दिखता था। पूल बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा ही था और उसमें से भाप निकल रही थी। लुओ चेन ने तालाब की ओर इशारा करते हुए उत्सुकता से पूछा, ये तालाब किस लिए है? उसके मन में फिर वही आवाज गूंजी, रूपांतरण कुंड। ये पालतू जानवर के शरीर से अशुद्धियों को दूर कर सकता है और उसकी क्षमता को बढ़ा सकता है। लुओ चेन की आंखें चमक उठीं। ये तो बढ़िया चीज है। उसने अपने कंधे पर बैठे उस छोटे से प्यारे से जीव को देखा। उसने धीरे से उसे तालाब के पानी में डाल दिया। जब उस नन्हे से प्यारे जीव ने पानी देखा, तो उसके पूरे शरीर ने प्रतिरोध किया। लेकिन इसका बीस्ट मास्टर ऐसा व्यक्ति था जिसका यह विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए ये केवल उसे पानी की सतह के करीब आते हुए देखता रहा। अनजाने में ही उस नन्हे से प्यारे जीव ने दर्द भरी चीख निकाल दी। जो लोग इस बारे में नहीं जानते थे, वे शायद सोचते कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पूल के पानी से उस नन्हे से रोएंदार जीव के बाल गीले हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने विरोध करना बंद कर दिया। उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि पूल के पानी के जरिए उसके शरीर में भरपूर ऊर्जा प्रवेश कर रही है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका पूरा शरीर एक परिवर्तन से गुजर रहा है और वह गर्म और असाधारण रूप से आरामदायक महसूस हो रहा था। लुओ चेन ने महसूस किया कि उसके हाथ में मौजूद नन्हा सा रोएंदार गोला छटपटाना बंद कर चुका है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपना वह पापी हाथ छोड़ दिया जिससे वह उसे नियंत्रित कर रहा था। म्याऊं। उस छोटे बच्चे की घबराहट भरी चीखों को धीरे धीरे शांत करने वाली आवाजों में बदलते हुए सुनकर लुओ चेन को थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। इसे कितनी देर तक भिगोना होगा? पालतू जानवर के शरीर के प्रकार के आधार पर भिगोने का समय अलग अलग होता है। उद्धरण चिन्ह लाइट स्पिरिट कैट जैसे छोटे पालतू जानवरों के लिए 10 मिनट काफी होते हैं। बड़े जानवरों को आमतौर पर आधा घंटा या उससे अधिक समय चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान रूपांतरण कुंड में निहित ऊर्जा प्रतिदिन केवल 3 छोटे पालतू जानवरों को ही भिगोने के लिए पर्याप्त है, इससे अधिक का कोई प्रभाव नहीं होगा। 10 मिनट बाद
लुओ चेन ने समय का ध्यान रखते हुए अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके उस छोटे से प्यारे जीव की व्यक्तिगत जानकारी की जांच की। जाति लाइट स्पिरिट कैट। रैंक भयंकर जानवर 4 सितारा। प्रकार मानसिक प्रकार महाशक्ति। स्थिति आरामदायक। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 आत्मा झिल्ली लक्ष्य के शरीर की सतह पर ऊर्जा से निर्मित झिल्ली की एक परत जोड़ देता है जिससे लक्ष्य बाहरी दुनिया के साथ पदार्थों का आदान प्रदान करने से रोकता है। लुओ चेन ने सबसे पहले ये देखा कि उस नन्हे से प्यारे जीव का रैंक 1 स्टार बढ़ गया था। पूल में बस एक बार नहाने से ही उसका रैंक 1 स्टार बढ़ गया था, जो निस्संदेह बहुत अच्छी बात थी। उनकी समझ के अनुसार वर्तमान में पशुपालक मुख्य रूप से काम के 3 पहलुओं में संलग्न हैं। पहला, पालतू जानवरों का विकास, जो महंगा है और पशुपालकों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा, रैंक में सुधार, ठीक उसी तरह जैसे उसने अभी अभी पालतू जानवरों के स्टार रैंक में सुधार देखा था। तीसरा, युद्ध शक्ति प्रशिक्षण। ये पहलू अधिक जटिल है, जिसमें नए कौशल सीखना, मौजूदा कौशलों की दक्षता में सुधार करना और शारीरिक फिटनेस बढ़ाना आदि शामिल हैं। चौथा, योग्यता प्रशिक्षण। ये सबसे कठिन होना चाहिए और लगभग विशेष रूप से उच्च स्तरीय प्रजनकों की क्षमता है, क्योंकि योग्यता जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है और आमतौर पर इसमें बहुमूल्य प्राकृतिक गुणों को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। उनकी दुकान में पहले से ही दूसरी क्षमता, रंग में सुधार, मौजूद थी। हालांकि वे अभी तक आधिकारिक तौर पर पंजीकृत ब्रीडर नहीं थे। हालांकि दुकान पहले से ही सामान्य रूप से ग्राहकों को सेवा देने में पूरी तरह सक्षम थी। पीले स्तर का मिशन जारी किया गया। 1 सप्ताह के भीतर दुकान में ग्राहकों की संख्या 50 बार तक पहुंचनी चाहिए और कम से कम 3 पालतू जानवर, जो भयंकर जानवर श्रेणी या उससे ऊपर के हों, बेचे जाने चाहिए। मिशन का इनाम 10 रहस्यमय आध्यात्मिक घास। रहस्यमय आध्यात्मिक घास एक आध्यात्मिक श्रेणी का खजाना जो अशुद्धियों को अवशोषित कर सकता है और आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जिससे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बढ़ जाती है। पर्यावरण परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम विकल्प। लुओ चेन को रहस्यमय आध्यात्मिक घास के बारे में पता था क्योंकि यह अक्सर समाचारों में सबसे अधिक खोजे जाने वाले विषयों में दिखाई देती थी और इसकी कमी थी। बाजार मूल्य के लिहाज से ये स्पिरिट रैंक के पालतू जानवर से भी अधिक कीमती था, क्योंकि शोध रिपोर्टों के अनुसार रहस्यमय स्पिरिट घास से शुद्ध की गई आध्यात्मिक ऊर्जा पालतू जानवर की साधना की गति को काफी हद तक बढ़ा सकती है। यह एक ऐसी वस्तु थी जो पालतू जानवरों को साधना में एक शुरुआती बढ़त देती थी और उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा सांद्रता वाले वातावरण में रहने से मनुष्यों को भी विभिन्न लाभ मिलते थे। इन सभी कारकों के कारण रहस्यमय आध्यात्मिक घास की कीमत ऊंची बनी रही, जिससे बाजार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां मांग आपूर्ति से अधिक हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पालतू जानवरों की दुकान प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए इस पुरस्कार से लुओ चेन बेहद आकर्षित हुआ था। लुओ चेन ने उस छोटे से प्यारे जीव को तालाब से बाहर निकाला और देखा कि वह अभी भी जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था। लुओ चेन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा देर तक भीगना तुम्हारे बालों के लिए अच्छा नहीं है। सावधान रहो, कहीं तुम गंजी बिल्ली न बन जाओ। एक अत्यंत बुद्धिमान पालतू जानवर होने के नाते उस छोटे से प्यारे से जीव ने निश्चित रूप से लुओ चेन की बातों को समझा और उन्हें गंभीरता से लेते हुए जल्दी से कांपते हुए पूल से बाहर निकल गया। दुकान में एक साफ तौलिया ढूंढकर उसने उस छोटे से जीव को सुखाया और फिर उसे जमीन पर रखकर खेलने के लिए छोड़ दिया। लुओ चेन ने अपनी जेब से अपना पर्सनल टर्मिनल निकाला, फिर ब्रीडर योग्यता परीक्षा के लिए पंजीकरण पृष्ठ ढूंढा और पृष्ठ पर दी गई आवश्यकताओं के अनुसार अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरी। कुछ ही देर में पेज रिफ्रेश हो गया, जिससे लू चेन को मूल्यांकन की तारीख चुनने का विकल्प मिल गया। लू चेन ने सीधे सबसे नजदीकी तारीख चुन ली, जो 3 दिन बाद की थी। लू चेन आधिकारिक कार्यकुशलता की गति देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने समय देखा, शाम के 6 बज चुके थे और काफी देर हो चुकी थी। फरबॉल, घर जाने का समय हो गया है। लुओ चेन की आवाज सुनकर दुकान में इधर उधर दौड़ रहा छोटा सा रोएंदार जीव तेजी से मुड़ा और ठीक उसी तरह लुओ चेन की पैंट की टांग से चढ़कर अपने निर्धारित स्थान लुओ चेन के कंधे पर जा बैठा। म्याऊ, उसने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली और धीरे से लुओ चेन की गर्दन को चाटा, फिर आज्ञाकारी होकर बिना हिले डुले उसके कंधे पर बैठी रही। दुकान का दरवाजा खोलते ही लुओ चेन ने देखा कि बाहर तेज बारिश रुक गई थी और आसमान में छाए काले बादल भी छंट गए थे।
ऐसा लग रहा था कि कल का दिन साफ रहेगा। जमीन पर बने पानी के गड्ढे अभी सूखे भी नहीं थे कि उस छोटे से प्यारे जीव ने लुओ चेन के घुटनों के नीचे स्पिरिट मेम्ब्रेन को फिर से जोड़ दिया ताकि उसके कपड़े गंदे पानी से गीले न हों। लगातार बारिश के दिन आखिरकार रुक गए थे और सड़कें धीरे धीरे पैदल चलने वालों से भर गईं। कई जादुई पालतू जानवर भी खुशी खुशी अपने मालिकों के साथ दौड़ रहे थे। हुआशिया में पालतू जानवरों से संबंधित कानूनों में यह निर्धारित किया गया है कि आधे मीटर से कम शरीर की लंबाई वाले किसी भी पालतू जानवर को छोटे पालतू जानवर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार के पालतू जानवरों को सड़क पर घूमने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी आक्रामक कौशल का प्रयोग न किया जाए, अन्यथा वे जल्दी ही पकड़े जाएंगे। लुओ चेन ने शहर के आकाश में लगातार चक्कर लगा रहे कई विशालकाय चीलों को देखा। ये पालतू जानवर शहर के सुरक्षा गश्ती विभाग के मानक पालतू जानवर होने चाहिए, जिन्हें पेट्रोल स्पिरिट ईगल कहा जाता है, जो पूरे शहर में सभी अवैध गतिविधियों या नागरिक विवादों की व्यापक रूप से निगरानी करने में सक्षम हैं। कुल मिलाकर शहर के सुरक्षा वातावरण को अधिकतम स्तर तक सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि वह वन क्षेत्र ऐसा नहीं था, वह शहरवासियों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र था। केवल वे लोग जो आध्यात्मिक प्राणी स्पिरिट बीस्ट अवस्था तक पहुंच चुके थे, उन्हें ही शहर छोड़कर वन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति थी, अन्यथा वे जीवन भर शहर में ही रह सकते थे। ये शहर एक अभयारण्य भी था, लेकिन साथ ही एक पिंजरा भी। अगले दिन, जैसा कि उम्मीद थी, एक उज्ज्वल धूप वाला दिन था। साधारण नाश्ता करने के बाद लुओ चेन लिटिल फरबॉल को लेकर बाहर निकला। आज उनका काम बीस्ट मास्टर ब्रीडिंग फार्म जाकर उसकी दुकान में बेचने के लिए जानवर खरीदना था। कुछ पैसे बचाने के लिए लुओ चेन ने बीस्ट मास्टर की विशेष कार नहीं बुलाई, बल्कि बस से यात्रा की, जिसके बारे में उसने सुना था कि जानवरों के आने से पहले ये काफी आदर्श तरीका है। बेशक बीस्ट मास्टर सभ्यता के युग में छोटे जानवरों को बसों में यात्रा करने की अनुमति थी, लेकिन उनके आकार के आधार पर उन्हें अलग अलग स्तर के टिकट खरीदने पड़ते थे। एक वयस्क टिकट और एक आधे वयस्क टिकट का भुगतान करने के बाद लुओ चेन लिटिल फरबॉल को लेकर पश्चिम जिले की ओर जाने वाली बस में सवार हो गया। ये व्यस्त समय था और बस में हर तरह के लोग सवार थे। स्कूल जाने वाले छात्र, टहलने जा रहे बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं, और कुछ कार्यालय कर्मचारी। इन लोगों के साथ एक या दो जानवर भी थे। लुओ चेन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने आगे की पंक्ति में बैठी एक छात्रा के बगल में मौजूद जानवर की ओर देखा। कुल मिलाकर यह एक खरगोश जैसा दिखता था, लेकिन इसके फर गुलाबी थे और इसके कान के निचले हिस्से पर एक या दो क्रिस्टल जैसे आभूषण थे। यदि पुनर्जन्म से पहले वाले लुओ चेन ने ऐसा पालतू जानवर देखा होता, तो वह शिकायत करता कि खरगोश का मालिक उसे सजाने संवारने में बहुत माहिर है, लेकिन अब लुओ चेन जानता था कि यह खरगोश का असली रूप था, इसे बिल्कुल भी सजाया संवारा नहीं गया था। लुओ चेन की स्थिति से उसे खरगोश से हल्की सी सुगंध आ रही थी। नस्ल सुगंधित खरगोश, रंग भयंकर जानवर, एक सितारा, प्रकार उपचार, अवस्था शर्मीला, योग्यता उत्कृष्ट, कौशल एक। सुगंधित सुगंधित खरगोश हमेशा एक विशेष सुगंध उत्सर्जित करता है, जिसका प्रभाव मन को शांत करने और भावनाओं को सुखदायक बनाने का होता है। सुगंधित खरगोश की शर्मीली अवस्था को देखकर लुओ चेन थोड़ा हैरान रह गया, और फिर उसने पाया कि सुगंधित खरगोश वास्तव में शर्माते हुए और चुपके से उसे घूर रहा था। लुओ चेन ने चुपचाप अपनी निगाहें हटा ली। वह उस जानकारी को देखने में इतना मग्न था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि दूसरों को इतनी ध्यान से घूरना असभ्य होता है, भले ही वह सिर्फ एक जानवर ही क्यों न हो। अपने सौम्य स्वभाव और बच्चों के विकास के लिए इसके लाभों के कारण सुगंधित खरगोश हमेशा से ही एक बहुत लोकप्रिय घरेलू पालतू जानवर रहा है। हालांकि इस जीव की कमियां भी बहुत स्पष्ट हैं। इसमें महत्वाकांक्षा की कमी है, इसका विकास करना मुश्किल है, और इसकी युद्ध और उपचार क्षमताएं लगभग न के बराबर हैं। इसलिए बहुत कम बीस्ट मास्टर वास्तव में उनके साथ अनुबंध करने को तैयार होते हैं। हालांकि ये जानवर लुओ चेन की खरीद सूची में था क्योंकि इसकी कीमत अन्य जानवरों की तुलना में उतनी महंगी नहीं थी, और यह बच्चों वाले मध्यम वर्गीय परिवारों में बहुत लोकप्रिय था, इसलिए इसे न बेच पाने की कोई चिंता नहीं थी। अचानक कुछ किशोरों की वजह से डिब्बे में हंगामा मच गया। किशोरों में से एक ने हैरानी से कहा, ये किस तरह का जानवर है? ये तो बहुत ही शानदार है। उसके आसपास मौजूद साथी, जो संभवतः उसके सहपाठी थे, सभी ने गर्दनें उठाकर उस दिशा में देखा जहां वह इशारा कर रहा था।
फिर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। लुओ चेन का ध्यान भी उस ओर गया और उसने बस के किनारे की ओर देखा। घोड़े जैसी आकृति वाला एक जानवर सड़क के बीचों बीच चुपचाप खड़ा था। उसका पूरा शरीर नीले शल्कों से ढका हुआ था और उसके सिर से लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे दो नुकीले सींग पीछे की ओर निकले हुए थे। वह देखने में भयंकर और भव्य लग रहा था। तभी लाल बत्ती हरी हो गई और वह विशालकाय जीव तीर की तरह तेजी से निकला और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। किशोरों के उस समूह में से किसी ने उस जानवर को पहचान लिया और अपने साथियों को इसके बारे में बताया। यह एक पवन पर सवार आत्मा का बछड़ा है। एक आत्मा जानवर श्रेणी का जानवर है। स्पिरिट बीस्ट फियर्स बीस्ट के बाद का अगला रैंक है, जो फियर्स बीस्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली है। स्पिरिट बीस्ट अक्सर इस बात का प्रतीक होता है कि एक बीस्ट मास्टर ने सच्चे बीस्ट मास्टर जगत में प्रवेश कर लिया है। रेस विंड राइडिंग स्पिरिट फॉल रैंक स्पिरिट बीस्ट 4 स्टार प्रकार पवन प्रकार अवस्था चिंतित योग्यता साधारण कौशल 1 पवन पर सवार शक्ति पीली श्रेणी तीव्र पवन को नियंत्रित करता है, जिससे पवन पर सवार आत्मा के बच्चे की गति और भी तेज हो जाती है। 2 कवच गहन श्रेणी आध्यात्मिक ऊर्जा इसके शरीर पर मौजूद शल्कों से होकर प्रवाहित होती है और उनकी रक्षा करती है, जिससे इसकी रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होती है। 3 पवन तलवार पीली श्रेणी पवन प्रकार की मौलिक शक्ति को एक तेज तलवार में संघनित करता है। 2 पीली रंग कौशल और एक गहन रंग कौशल एक स्पिरिट बीस्ट के लिए थोड़ी कमजोर क्षमता है। आखिरकार कुछ अधिक शक्तिशाली फियर्स बीस्ट भी सावधानीपूर्वक साधना से प्रोफाउंड रंग प्राप्त कर सकते हैं। कौशल ऐसा लगता है कि या तो इसके मालिक के पास बेहतर जानवर हैं और उसने इस विंड राइडिंग स्पिरिट फॉल के पालन पोषण पर ध्यान नहीं दिया है, या फिर इसका मालिक वास्तव में एक कंगाल है और उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो इसे और अधिक शक्तिशाली कौशल सिखा सके। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई ऐसा पशु स्वामी जो इस प्रतीत होने वाले महंगे जानवर का मालिक हो, वह कंगाल हो। लुओ चेन मूल रूप से यह जांचना चाहता था कि इस पवन सवारी आत्मा के बछेड़े का विकास पथ किस प्रकार का है, लेकिन विस्तृत जानकारी देखने में जितना समय लगा, पवन पर सवार आत्मा का बछड़ा पहले ही नजरों से ओझल हो चुका था और असहाय लुओ चेन के पास अपने विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस रुकती चलती, लोगों के उतरने चढ़ने के साथ अपनी यात्रा जारी रखती रही। लगभग 1 घंटे बाद लुओ चेन अंततः अपने गंतव्य स्थान किंगयुआन पशुपालक प्रजनन केंद्र पर पहुंच गया। लुओ चेन के दृष्टिकोण से ये प्रजनन केंद्र काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। एक पूरी गली इस केंद्र के दायरे में आती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि शहर के भीतर की जमीन अब बेहद कीमती हो गई है। शहर के भीतर इतना बड़ा प्रजनन केंद्र खोल पाना इस बात का संकेत है कि मालिक न केवल बेहद सक्षम है, बल्कि संभवतः उसका व्यापारिक दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा है। लुओ चेन ने अपने विचारों पर काबू पाया और देखा कि एक युवक प्रजनन केंद्र के प्रवेश द्वार से गुस्से में बाहर निकल रहा है। तुम्हारी किंगयुआन की दुकान ग्राहकों को धमका रही है। तुम जानवरों की अलग अलग खरीद क्यों नहीं स्वीकारते? उस युवक के पीछे संभवतः प्रजनन केंद्र का कोई कर्मचारी चल रहा था, जिसने धैर्यपूर्वक समझाया, यह एक प्रजनन केंद्र है, खुदरा दुकान नहीं। हम केवल दुकानों को थोक में आपूर्ति करते हैं। कृपया खरीदारी के लिए किसी दुकान पर जाएं, महोदय। क्या बीच के चरण को छोड़ना ठीक नहीं है? मैं सीधे प्रजनन केंद्र आकर क्यों नहीं चुन सकता? युवक की भावनाओं को मानो एक रास्ता मिल गया और उसने कर्मचारी से लगातार सवाल पूछना शुरू कर दिया। कर्मचारी नाराज नहीं था और उसने धैर्यपूर्वक समझाया, कृपया समझिए, महोदय, हमारे प्रजनन केंद्र में सभी जानवर उस उम्र तक नहीं पहुंचे हैं जहां वे संक्रमित हो सके या अजनबियों से मिल सके, और अंदर कई गर्भवती मादा जानवर हैं, इसलिए उन्हें परेशान करना वास्तव में उचित नहीं है। हालांकि उस युवक ने कर्मचारी की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चिल्लाता रहा कि वो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। इस तमाशे को देखकर लुओ चेन ने अपना सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं किया और उनके पास से गुजरते हुए प्रजनन केंद्र में चला गया। किसे पता था कि जब उस युवक ने लुओ चेन को देखा, तो उसने सोचा कि लुओ चेन भी अकेले ही जानवर खरीदने आया है, इसलिए उसने लुओ चेन पर चिल्लाया, अरे भाई, ये जगह व्यक्तिगत ग्राहकों को जानवर नहीं बेचती, केवल दुकानों को बेचती है। वो स्पष्ट रूप से लुओ चेन को अपने पक्ष में खींचना चाहता था। लुओ चेन ने उसकी चीख सुनी और आश्चर्यचकित होकर अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो?
शायद प्रजनन केंद्र के बारे में शिकायत करने वाले समूह में लुओ चेन को शामिल करने की चाहत में उस युवक का रवैया लुओ चेन के प्रति कर्मचारी की तुलना में कहीं बेहतर था। जी हाँ, आप ही हैं। लुओ चेन ने उसकी ओर देखा, एक संयमित मुस्कान प्रकट की, लेकिन फिर कुछ ऐसा कहा जिससे वो युवक वहीं जम गया। लेकिन मैं यहाँ एक दुकान की ओर से आया हूँ। युवक का चेहरा एकदम लाल हो गया और वो काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उस युवक ने लुओ चेन को अपने जैसा ही एक निजी खरीदार समझा। लुओ चेन का बाहरी रूप इतना भ्रामक था कि वह देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता था। 16 या 17 साल का एक भोला भाला किशोर, जो लगभग हाई स्कूल की उम्र का था। किसने सोचा होगा कि वह किसी स्टोर के लिए खरीद एजेंट बनेगा। अपने पीछे खड़े युवक को नजरअंदाज करते हुए लुओ चेन मुड़ा और आराम से हॉल में चला गया। हॉल काफी विशाल था, जिसमें लोगों के आराम करने के लिए कई सोफे इधर उधर बिखरे हुए थे और वर्दी पहने कई युवतियां दरवाजे के दाहिनी ओर स्थित सेवा डेस्क पर बैठी थीं। शुरू में किसी को अंदर आते देख महिलाओं के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो 16 या 17 साल का लड़का है, तो उनकी दिलचस्पी तुरंत गायब हो गई। केवल एक सुंदर दिखने वाली युवती खड़ी हुई और उसने विनम्रतापूर्वक लुओ चेन से पूछा, क्या आपको किसी चीज में मदद चाहिए? उनकी आवाज, उनकी सूरत की तरह ही, बहुत मधुर थी। लुओ चेन ने उसकी छाती पर लगे नेम टैग पर नजर डाली, जिस पर झांग या लिखा था, और सोचा कि यही उसका नाम होना चाहिए। मैं इंपीरियल बीस्ट्स खरीदने आया हूँ। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? लुओ चेन का सवाल सुनकर झांग या का चेहरा सख्त हो गया, मानो उसने लुओ चेन को उसी तरह का व्यक्ति समझ लिया हो जैसा वह आदमी था जिसने अभी अभी हॉल में हंगामा किया था। उसे लुओ चेन की मदद करने की पेशकश पर हल्का सा पछतावा भी हुआ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। महाराज, युवा स्वामी, मुझे खेद है, लेकिन हम यहाँ निजी व्यक्तियों को शाही जानवर नहीं बेचते हैं। लुओ चेन इसके लिए तैयार था। उसने अपने बैग से एक बिजनेस लाइसेंस निकाला और झांग या को सौंप दिया। मैं एक दुकान की ओर से इंपीरियल बीस्ट्स खरीदने आया हूँ। यह मेरा व्यावसायिक लाइसेंस है। झांग या ने विशेष सामग्रियों से सुरक्षित व्यापार लाइसेंस को आश्चर्य से उठाया और उस पर लिखा नाम पढ़ा। चिनयांग पेट स्टोर। चिनयांग पेट स्टोर। क्या इस दुकान का मालिक लापता नहीं हो गया था? उसके बगल में बेहद खूबसूरत मेकअप वाली एक महिला ने नाम सुना और अनजाने में ही बोल पड़ी। उसके इस स्मरण ने झांग या को कुछ समय पहले हुई उस घटना की याद दिला दी, जिसका व्यापक रूप से प्रचार किया गया था। किंग्यांग शहर के बाहरी इलाके में, शहर के द्वार से कुछ ही दूरी पर, एक नया गुप्त क्षेत्र, हान हाई गुप्त क्षेत्र, प्रकट हुआ था। प्रारंभ में किंग्यांग शहर के अधिकारियों ने इस गुप्त क्षेत्र को आत्मा क्षेत्र 7 सितारा के रूप में वर्गीकृत किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस गुप्त क्षेत्र में उच्चतम श्रेणी का शाही जानवर आत्मा जानवर 7 सितारा श्रेणी से अधिक नहीं होगा। इसके बावजूद किंग्यांग शहर के लिए इसे अभी भी एक उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र माना जाता था, इसलिए अधिकारियों ने एक अन्वेषण दल बनाने के लिए विभिन्न बलों को इकट्ठा किया। लुओ युहिंग और उनकी पत्नी, लुओ चेन के माता-पिता, इस अन्वेषण दल में थे, और जैसा कि अपेक्षित था, दल एक दुर्घटना का शिकार हो गया। 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था, जो उनके निर्धारित वापसी समय से कहीं अधिक था, और टीम का कोई भी सदस्य सफलतापूर्वक वापस नहीं लौटा था। इसलिए आधिकारिक घोषणा ये की गई कि अन्वेषण दल लापता है। शायद मौजूदा हालात में कोई खबर न होना ही अच्छी खबर मानी जा सकती है। कुछ देर बाद झांग या ने खुद को संभाला और अपने सामने खड़े युवक को देखते हुए अनुमान लगाया, क्या ये मास्टर लुओ युहिंग का बच्चा हो सकता है? ये देखने में काफी सुंदर है, लेकिन थोड़ा बीमार सा लग रहा है। युवा स्वामी, आपका व्यवसाय लाइसेंस वैध है? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस प्रकार के शाही पशु खरीदना चाहते हैं? लड़की को तुरंत काम पर जाते देख लुओ चेन ने हल्की खांसी की। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि आपके प्रजनन केंद्र में किस प्रकार के शाही जानवर हैं? लुओ चेन की बातें सुनकर युवती ने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। उसने कुशलतापूर्वक काउंटर के नीचे से एक चित्र पुस्तक निकाली। उसने लुओ चेन के सामने उसे खोला और कैटलॉग की ओर इशारा करते हुए कहा, इस सूची में हमारे प्रजनन केंद्र में मौजूद सभी प्रकार के शाही जानवरों की सूची दी गई है। हमारे पास घरेलू पालतू जानवरों की तरह के शाही जानवर हैं, जैसे कि सुगंधित खरगोश, चतुर तोता और भाग्यशाली तिपतिया घास, जो 3 सबसे लोकप्रिय हैं।
कुछ छोटे साथी प्रकार के शाही जानवर भी हैं जिनका स्वभाव सौम्य होता है, लेकिन उनमें कुछ आक्रामक कौशल भी होते हैं, जैसे कि ग्लोसन हाउंड, स्पिरिट शील्ड बर्ड और वाटर स्पिटिंग टर्टल। अधिक युद्धोपरांत अभ्यास करने वाले इंपीरियल बीस्ट्स में शैडो कैट, सेरेटेड टाइगर और हाउलिंग मून वुल्फ शामिल हैं। ये कहना जरूरी है कि किंग्यांग शहर के सबसे बड़े प्रजनन केंद्र के रूप में किंग्युआन इंपीरियल बीस्ट ब्रीडिंग सेंटर में शाही जानवरों का अपेक्षाकृत संपूर्ण चयन मौजूद था। बेशक, यहाँ बिकने वाली अधिकांश वस्तुएं भयंकर पशु श्रेणी के शाही पशु थीं। जहाँ तक आत्मा पशुओं की बात है, वे शायद उनके पास थे, लेकिन इस तरह की उच्च स्तरीय वस्तुएं आमतौर पर नीलामी के माध्यम से बेची जाती थीं। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि किंग्युआन प्रजनन केंद्र भी स्पिरिट बीस्ट रैंक के शाही जानवरों को बड़ी मात्रा में नहीं बेच सकता था। आने से पहले की गई तैयारियों को मिलाकर लुओ चेन ने अपने बगल में चुपचाप इंतजार कर रही झांग या से कहा, क्या आप मुझे सुगंधित खरगोश, चमकता हुआ शिकारी कुत्ता और बिजली का चूहा दिखाने ले जा सकती हैं? लुओ चेन की सूची में लाइटनिंग रैट स्वाभाविक रूप से एक लड़ाकू शाही जानवर के रूप में शामिल था। अब तीनों प्रकार के शाही जानवर शामिल हो गए थे। एक तरह से चयन काफी व्यापक था। लुओ चेन को देखकर अपने लक्ष्य बताते हुए झांग ने चित्र पुस्तिका को एक तरफ रख दिया। कृपया मेरे पीछे आइए, उसने दिशासूचक इशारा किया और लुओ चेन को हॉल के अंदर और गहराई में ले गई। वे एक मेहराबदार रास्ते से गुजरे और फिर एक लंबे गलियारे में चले गए, जिससे एक हल्की सफेद गैस निकल रही थी। ये वायरस रोधी गैस है क्योंकि इसके अंदर मौजूद इंपीरियल बीस्ट सभी युवा और काफी नाजुक हैं। हम बाहरी विषैले पदार्थों को उन पर प्रभाव डालने नहीं दे सकते। लुओ चेन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अंततः 15 मिनट बाद झांग्या के नेतृत्व में लुओ चेन सुगंधित खरगोशों के प्रजनन स्थल पर पहुंचे। सुगंधित खरगोशों का प्रजनन स्थल आधा खुला और आधा बंद था। खुला हुआ आधा हिस्सा पूरी तरह से हरी घास से ढका हुआ था। लुओ चेन ने इसकी आकृति के आधार पर इसे किंग्यांग घास के रूप में पहचाना, जो सुगंधित खरगोश के पसंदीदा मुख्य भोजन में से एक है। 10 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची किंग्यांग घास के बीच 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबे सुगंधित खरगोश कभी कभी फुदकते हुए दिखाई देते थे। झांग या प्रजनन स्थल की बाड़ के बाहर खड़ी होकर अपने बगल में खड़ी लुओ चेन से बोली, युवा स्वामी, अब आप अपना चयन कर सकते हैं। एक बार चयन हो जाने पर आप उसे मौके पर ही पकड़ सकते हैं, लेकिन एक बार बाड़े से बाहर निकल जाने पर उसे वापस नहीं किया जा सकता या बदला नहीं जा सकता। लुओ चेन प्रजनन स्थल के नियमों से भली भांति परिचित था और उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके प्रत्येक सुगंधित खरगोश की जांच की, जिसे वह देख सकता था। उसका लक्ष्य ऐसे सुगंधित खरगोशों का चयन करना था जो सौम्य और स्वस्थ हों। कमजोर स्वभाव वाले खरगोशों को अलग कर दिया गया और कम योग्यता वाले खरगोशों को भी अस्वीकार कर दिया गया। बहुत छानबीन के बाद लुओ चेन ने अंततः उनमें से 3 सुगंधित खरगोशों का चयन किया। यह उनका पहला व्यवसाय था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे शुरुआत में ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते थे। इसके अलावा वे व्यक्तिगत रूप से कम लेकिन बेहतर दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते थे, इसलिए वे इन सुगंधित खरगोशों को बेचने से पहले सावधानीपूर्वक पालते पोसते थे। इसी तरह के विकल्प चुनते हुए लुओ चेन अन्य प्रजनन स्थलों पर गया और 2 ग्लोसन हाउंड और एक लाइटनिंग रट का चयन किया। इस प्रकार उसने अपनी खरीदारी पूरी कर ली। सच कहें तो अन्य दुकानों की तुलना में लुओ चेन की खरीदारी थोड़ी कम ही थी, लेकिन झांग्या के चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं दिखा। उसने शाही जानवरों के चयन की पूरी प्रक्रिया में लुओ चेन का लगन से साथ दिया। 3 सुगंधित खरगोश 30,000 स्पिरिट कॉइन के बराबर हैं, 2 ग्लोसन हाउंड 40,000 स्पिरिट कॉइन के बराबर हैं और एक लाइटनिंग रट 50,000 स्पिरिट कॉइन के बराबर है। कुल मिलाकर 1,20,000 स्पिरिट कॉइन होते हैं। युवा स्वामी, क्या आपको इन शाही जानवरों के लिए भी भोजन की आवश्यकता है? लुओ चेन ने सिर हिलाया। इन छोटे जीवों के लिए भोजन की निश्चित रूप से आवश्यकता थी। कृपया प्रत्येक शाही जानवर के लिए 30 दिनों का भोजन तैयार करें। लुओ चेन का जवाब सुनकर झांग्या, जो अपनी बिक्री में सफल रही थी, के चेहरे पर खुशी झलक उठी। ठीक है, कुल मिलाकर 1,35,400 स्पिरिट कॉइन हो गए। मैं इसे आपके लिए 1,35,000 स्पिरिट कॉइन कर देती हूँ। लुओ चेन ने अनिच्छा से एक बैंक कार्ड सौंप दिया। ये लुओ युहिंग और उसकी पत्नी द्वारा गुप्त लोक में प्रवेश करने से पहले उसके और लुओ यांग के लिए छोड़े गए रहने सहने के खर्च के लिए 5 लाख रुपये थे।
इसका एक चौथाई हिस्सा एक ही बार में खर्च हो गया। लुओ चेन ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी कि पैसा कमाने से पहले यह एक जरूरी खर्च था और उसे काफी राहत मिली। युवा स्वामी, क्या आप इन शाही जानवरों को स्वयं ले जाना चाहते हैं, या आप चाहेंगे कि हमारा प्रजनन केंद्र इन्हें आपके घर तक पहुंचा दे? ये सेवा किंगयांग शहर के भीतर निःशुल्क है। ये सुनकर कि यह मुफ्त है, लुओ चेन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। कृपया इन्हें मेरे दरवाजे तक पहुंचा दें। इतना कहने के बाद लुओ चेन ने सख्त चेहरे के साथ एक और अनुरोध किया, क्या आप मुझे वापस घर तक छोड़ भी सकते हैं? अचानक पूछे गए इस सवाल से हैरान होकर झांग्या के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी में बस एक और व्यक्ति की जरूरत थी, कोई अनुचित अनुरोध नहीं था। झांग्या ने शायद पहले कभी ऐसा अनुरोध नहीं सुना था, इसीलिए वह भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई थी। बस से यात्रा करने की तुलना में किंगयुआन प्रजनन केंद्र का ट्रक कहीं अधिक तेज था। आधे घंटे के भीतर उसे और उसके द्वारा खरीदे गए जानवरों को चेन्यांग पेट स्टोर में पहुंचा दिया गया। डिलीवरी स्टाफ द्वारा जानवरों को अंदर लाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए लुओ चेन ने उन्हें कुछ जानवरों को प्रवेश द्वार पर छोड़ने के लिए कहा और फिर उन्हें जाने के लिए कहा। लुओ चेन ने कुशलतापूर्वक अपनी चाबियां निकाली, पालतू जानवरों की दुकान का दरवाजा खोला और फिर एक एक करके जानवरों को दुकान के अंदर ले गया। प्रत्येक जानवर को उसके अपने पिंजरे में सुरक्षित रखने के बाद ही लुओ चेन ने आखिरकार चैन की सांस ली। उस नन्हे से प्यारे जीव ने अपने मुलायम पंजों से उसके कंधे पर कदम रखा, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव से कहीं अधिक था। फिर भी लुओ चेन काफी खुश था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस छोटे से प्यारे जानवर के सिर पर थपथपाया और प्रशंसा करते हुए कहा, उस प्यारे जानवर की मालिश बहुत अच्छी है। लुओ चेन की प्रशंसा पाकर उस नन्हे से प्यारे जानवर की हरकतें और भी अधिक प्रसन्न हो गईं, जिससे लुओ चेन जोर से हंस पड़ा। कुछ देर आराम करने के बाद लुओ चेन अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो अपने द्वारा खरीदे गए जानवरों का प्रजनन शुरू करने वाला था। दरअसल जिस गली में चेन्यांग पेट स्टोर स्थित है, वहां अकेले जानवरों की बिक्री करने वाली 5 दुकानें हैं। चेन्यांग पेट स्टोर को इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में अलग पहचान बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की गुणवत्ता ही ग्राहकों के लिए सबसे आकर्षक पहलू है। हालांकि साधारण पशु प्रशिक्षकों के लिए किसी जानवर की गुणवत्ता को तुरंत पहचानना काफी मुश्किल होता है। इसलिए एक पशुपालक के नेतृत्व वाली पशु दुकान और एक पशुपालक के बिना वाली दुकान के साथ निश्चित रूप से 2 अलग-अलग व्यवहार किए जाएंगे। क्योंकि एक ब्रीडर आसानी से किसी जानवर की स्थिति और गुणवत्ता की जांच कर सकता है, इसलिए कई ग्राहक ब्रीडर की प्रतिष्ठा के आधार पर जानवर खरीदने आते हैं। लुओ चेन के पिता लुओ युहिंग एक उत्कृष्ट पशुपालक थे। इसी वजह से चेन्यांग पेट स्टोर ने इस बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में भी अपनी अडिग स्थिति बनाए रखी थी। हालांकि लुओ युहिंग और उनकी पत्नी के गायब हो जाने के बाद चेन्यांग पेट स्टोर का बाजार हिस्सा जल्दी ही अन्य 4 दुकानों के बीच बंट गया। अब यदि लुओ चेन अन्य 4 दुकानों से बाजार हिस्सेदारी वापस हासिल करना चाहता है, तो उसे पहले सफलतापूर्वक ब्रीडर योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। हालांकि केवल यही पर्याप्त नहीं है। अन्य 4 दुकानों में भी प्रशिक्षु प्रजनक हैं, जो कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान नहीं करते, जब तक कि वह सीधे स्टेलर न बन जाए। बीस्ट मास्टर, जो अन्य दुकानों के ब्रीडर्स को दृढ़ता से दबाने में सक्षम है। अन्यथा वो केवल अपनी दुकान में मौजूद जानवरों को ही अद्वितीय बना सकता है, जो बाजार में अपनी हिस्सेदारी वापस पाने का एकमात्र तरीका है। लुओ चेन बहुत सोच रहा था। ब्रीडर बनने की योग्यता परीक्षा परसों है। प्रशिक्षु स्तर कठिन नहीं है और लुओ चेन को पूरा भरोसा है कि वो पास हो जाएगा। उसने अपनी निगाहें उन कुछ जानवरों की ओर घुमाई जो अपने नए वातावरण का अवलोकन कर रहे थे, और उसे एहसास हुआ कि अगला कदम इन जानवरों का प्रजनन कराना था। लुओ चेन ने सबसे पहले तीनों सुगंधित खरगोशों को उनके पिंजरों से बाहर निकाला, फिर तीनों को अपनी बांह पर रखा और शान से सीढ़ियों से ऊपर चले गए। रूपांतरण कुंड पर पहुंचकर उसने कांपते हुए तीनों छोटे खरगोशों को धीरे से कुंड में रख दिया। लुओ चेन के पीछे पीछे चल रहा वह छोटा सा रोएंदार जीव ये देखकर खुद ही पूल में कूद गया और आराम से नहाने लगा। मालिक की तरह इधर उधर दौड़ रहे उस छोटे से प्यारे खरगोश की तुलना में तीनों खरगोश कहीं अधिक शांत थे। वे एक साथ हडल्ड होकर बैठे थे, मानो इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास हो रहा हो।
उनकी चिंता चाहे जितनी भी रही हो, उन्हें जो लाभ मिले वे वास्तविक थे। पूल में बहते प्रकाश के कण उनके शरीर में प्रवेश कर रहे थे और हवा में फैली सुगंध और भी तीव्र होती जा रही थी। जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए, लुओ चेन ने तौलिए तैयार किए और तीनों सुगंधित खरगोशों को रूपांतरण कुंड से बाहर निकाल लिया। उनके शवों को सुखाते समय उसने अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके उनकी सूचनाओं में हुए परिवर्तनों की भी जांच की। नस्ल, सुगंधित खरगोश, रंग, भयंकर जानवर, 2 सितारा, प्रकार, चिकित्सा, अवस्था, चिंतित, योग्यता, उत्कृष्ट, कौशल, 1। सुगंध, पीला स्तर, सुगंधित खरगोश हमेशा एक विशेष सुगंध उत्सर्जित करता है जिसका प्रभाव मन को शांत करने और भावनाओं को सुखदायक बनाने का होता है। तीनों सुगंधित खरगोशों की स्थिति एक जैसी थी। इस साधारण स्नान के बाद उनका रंग भयंकर जानवर 1 सितारा से बढ़कर 2 सितारा हो गया। अन्य दुकानों में ये बिल्कुल अकल्पनीय होगा, लेकिन बाजार में बिकने वाले अधिकांश फ्रेग्रेंट रैबिट्स फेयर्स बीस्ट 2 स्टार से लेकर फेयर्स बीस्ट 3 स्टार के आसपास के होते हैं। कीमत की बात करें तो फेयर्स बीस्ट 2 स्टार आमतौर पर लगभग 15,000 स्पिरिट कॉइन में बिकता है, जबकि फेयर्स बीस्ट 3 स्टार 20,000 स्पिरिट कॉइन में बिक सकता है। उच्च पद के लिए सुगंधित खरगोश, जब तक कि ग्राहक द्वारा विशेष रूप से ऑर्डर न दिया जाए, आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि उनका प्रजनन मूल्य समकक्ष नहीं होता है, जिससे दुकान को नुकसान हो सकता है। स्वाभाविक रूप से बिक्री के लिए रखे गए सुगंधित खरगोशों का रंग बहुत ऊंचा नहीं होगा। हालांकि लुओ चेन के अनुमान के अनुसार इस रूपांतरण कुंड में नियमित रूप से स्नान करने से ये तीनों सुगंधित खरगोश जल्द ही भयंकर पशु चतुर्थ सितारा के स्तर तक पहुंच जाएंगे। उस समय उन्हें उम्मीद थी कि यह कुछ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक विक्रय बिंदु साबित हो सकता है। लुओ चेन ने तीनों सुगंधित खरगोशों को उनके विशेष रूप से तैयार किए गए पिंजरों में वापस रख दिया। फिर सुगंधित खरगोशों, ग्लोसन हाउंड्स और लाइटनिंग रट्स के लिए उनका संबंधित भोजन तैयार किया। शांत करने वाले तत्वों से युक्त भोजन खाने के बाद कुछ चिंतित छोटे जानवर चुपचाप अपने पिंजरों में सो गए। इस रात के आराम के बाद कल तक उनकी भावनाएं निश्चित रूप से स्थिर हो जाएंगी। फिर लुओ चेन बाहर गया, सड़क किनारे एक रेस्तरां में सादा भोजन किया और फिर एक बिस्तर खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया। जी हाँ, बिल्कुल सही, उसने आज रात चेन्यांग पेट स्टोर में रुकने की योजना बनाई थी। आखिरकार स्टोर में मौजूद कुछ पालतू जानवर उसकी मौजूदा संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और वह लापरवाही नहीं कर सकता था। दूसरी मंजिल पर खरीदी गई बिस्तर सामग्री बिछाने के बाद लुओ चेन ने अपना पर्सनल टर्मिनल निकाला और ग्लोसन हाउंड और लाइटनिंग रट के प्रजनन के बारे में जानकारी ब्राउज करने की तैयारी करने लगा। हालांकि उसने अपने मैसेज बार में चेन्यांग्स लाइट नामक उपनाम से एक लाल संदेश देखा। चेन्यांग की रोशनी, भाई परसों छुट्टी है। ये संदेश दोपहर 3:30 बजे भेजा गया था। संदेश संक्षिप्त था लेकिन इसने लुओ चेन को काफी देर तक स्तब्ध कर दिया। वह असहाय होकर मुस्कुराया, सचमुच इस दुनिया में रिश्तेदारों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। चेन्यांग का लाइट, जो उसका छोटा भाई है, जिसका नाम लुओ यांग है, उससे 2 साल छोटा है और वर्तमान में 16 वर्ष का है। वह वर्तमान में किंगयांग नंबर 1 हाई स्कूल में एक मेहनती द्वितीय वर्ष का छात्र है। चेन्यांग पेटस्टो का नाम दोनों भाइयों के नाम पर रखा गया था। लुओ चेन ने एक पल सोचा, ये सोचते हुए कि क्या जवाब न देना असामान्य लगेगा, इसलिए उसने लुओ चेन के मूल लहजे में ही एक संदेश भेजा। चेन लुओ, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना तैयार करूंगी। साथ ही एक बड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से एक संदेश आया। चेन्यांग की रोशनी, भाई तुम्हारी पुरानी समस्या हाल ही में फिर से तो नहीं उभर आई है ना? लुओ चेन को अपने दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई और उसने जवाब दिया, नहीं, सब कुछ सामान्य रहा है। चेन्यांग की रोशनी, यह अच्छी बात है। अगले कुछ दिनों तक घर पर ही रहें और आसानी से बाहर न निकलें। उस संदेश के साथ लुओ यांग लुओ चेन के बड़े भाई की तरह लग रहा था। चेन लुओ, ठीक है, यांग जाए जाए। चेन यांग का प्रकाश। लुओ चेन के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने लुओ यांग के संदेश का दोबारा जवाब नहीं दिया। उसने अपना पर्सनल टर्मिनल नीचे रख दिया और अनमने ढंग से सोचने लगा, क्या उसे भी प्रवासी माना जा सकता है? लुओ चेन अचानक इस दुनिया में नहीं आया, वह गर्भ में होने के समय से ही उसके मन में था। हालांकि शायद इसलिए कि दोनों लोगों की आत्माएं अच्छी तरह से विलीन नहीं हुई, लुओ चेन बचपन से ही आत्मा वियोग नामक एक विचित्र बीमारी से पीड़ित था।
बाह्य रूप से यह इस रूप में प्रकट होता था कि युवा लुओ चेन अक्सर स्तब्ध रहता था, फिर भी कभी कभी वो बहुत चतुर होता था और सब कुछ जानता था। हालांकि ये स्थिति 50-50 की थी, इसलिए लुओ चेन बचपन से ही बहुत कम स्कूल जाता था। ज्यादातर समय वह अपने माता पिता के साथ प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश में घूमता रहता था। कई पशु स्वामी उससे मिलने आए थे, लेकिन सभी को कुछ समझ नहीं आया। बाद में जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, आत्मा के वियोग की घटनाएं दुर्लभ होती गईं, और पुनर्जन्म लेने वाले लुचेन ने हमेशा इस दुनिया के लुचेन के विकास को एक दर्शक के दृष्टिकोण से देखा। शुरुआत में जब लुओ चेन छोटा था, तो उसकी चतुराई का कारण उसकी शरीर को नियंत्रित करने वाली उसकी पुनर्जन्म चेतना थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके मन में एक और कमजोर चेतना पनप रही है, तो उसने ऐसा करना बंद कर दिया। क्योंकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के कारण वह हत्यारा नहीं बनना चाहता था, भले ही वह नवजात शिशु की चेतना को ही क्यों न मार रहा हो। कभी कभी तो वह इस दुनिया के लुओ चेन को अपना बेटा ही मानता था, लेकिन किसे पता था कि समय बीतने के साथ साथ उसकी चेतना और मूल लुओ चेन की चेतना धीरे धीरे आपस में विलीन होने और परस्पर क्रिया करने लगेंगी। उनकी चेतनाएं एक दूसरे से अधिकाधिक रूप से जुड़ती गईं, और विलय की प्रक्रिया के दौरान आत्मा का अलगाव अधिक स्पष्ट हो गया। लगभग 6 महीने पहले ही उनकी दोनों चेतनाएं सही मायने में सफलतापूर्वक एक हो पाईं। तो कड़ाई से कहें तो उन्हें प्रवासी नहीं कहा जा सकता है ना। वो इस दुनिया में मौजूद परिवार को ही अपना सच्चा परिवार मानता था। 2 इन विचारों को मन से निकालने के लिए अपना सिर हिलाते हुए लुओ चेन ने स्टार नेटवर्क पर उस सामग्री को खोजना जारी रखा जिसे वह खोजना चाहता था। जैसे ही उसने ब्राउजर में ग्लोसन हाउंड टाइप किया, कई प्रविष्टियां दिखाई देने लगीं। ग्लोसन हाउंड्स के लिए कौन से युद्ध कौशल उपयुक्त हैं? ग्लोसन हाउंड किस उम्र में प्रजनन के लिए पर्याप्त परिपक्व माने जाते हैं? ग्लोसन हाउंड की कीमत। ग्लोसन हाउंड के विकसित रूप। अल्पविराम। लुओ चेन ने इन सबसे अधिक खोजे जाने वाले विषयों पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने अपनी खोज क्वेरी को संपादित करना जारी रखा। ग्लोसन हाउंड को कैसे प्रशिक्षित करें? वास्तव में कई परिणाम सामने आए, लेकिन जैसे ही लुओ चेन ने उन्हें पढ़ा, उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। ग्लोसन हाउंड से लेकर ब्लेजिंग सन हाउंड तक का एक व्यापक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, जो आपको एक जीवंत ब्लेजिंग सन हाउंड देने की गारंटी देता है। लुओ चेन का ध्यान टाइटल की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन उस पर क्लिक करने के बाद उसने पाया कि इसकी कीमत 10,000 स्टार कॉइन है। फिर उसने नीचे के पन्नों को देखा, जैसे कि मास्टर लू का ग्लोसन हाउंड को प्रशिक्षित करने का अनुभव, ग्लोसन हाउंड के लिए सर्वोत्तम कौशल संयोजन इत्यादि। लुओ चेन ने उन पर क्लिक किया, तो पाया कि वे सभी उसके पिछले जीवन के सशुल्क पाठ्यक्रमों की तरह थे, जिनके लिए शुल्क देना पड़ता था। कई विकल्पों को देखने के बाद लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से हार मान ली। वह मूर्ख नहीं बनना चाहता था और ऑनलाइन किसी ऐसी चीज के लिए पैसे नहीं देना चाहता था जिसके बारे में उसे पता ही न हो कि वह असली है या नकली। वह बेबस होकर केवल अपने पिता लुओ युहेंग द्वारा उसके लिए छोड़ी गई ब्रीडर तकनीकों को ही दोबारा पढ़ सकता था। एक शांत रात के बाद सूरज ने एक बार फिर किंगयांग शहर की सड़कों को रोशन कर दिया। सड़कें धीरे धीरे कुछ पैदल यात्रियों से भर गईं। कई लोग सुबह की कसरत के लिए अपने बीस्ट मास्टर को बाहर निकाल रहे थे, जबकि अन्य जल्दबाजी में यात्रा करने वाले यात्री या ऊर्जावान छात्र थे। हालांकि शहर के बाहरी इलाके जंगली जानवरों से भरे हुए थे, लेकिन नगर रक्षकों की सुरक्षा में शहर स्वयं एक जीवंत दृश्य बना रहा, मानो अभी भी शांति और समृद्धि के युग में जी रहा हो। चेन्यांग पेटस्टो। लुओ चेन भी जल्दी उठ गया था। सच कहूँ तो दुकान में सोना घर पर सोने जितना आरामदायक नहीं था। उसने सबसे पहले पालतू जानवरों की दुकान के नए सदस्यों के लिए भोजन और पानी रखा, फिर दुकान के अंदरूनी हिस्से की सफाई की। पास की ही एक नाश्ते की दुकान पर नाश्ता करने के बाद वह 3 सुगंधित खरगोशों को दूसरी मंजिल पर स्थित रूपांतरण कुंड में ले गया और उन तीनों छोटे बच्चों को फिर से भिगोने दिया। एक पशु स्वामी की तीक्ष्ण बुद्धि के कारण उसने देखा कि उनकी ऊर्जा आभा थोड़ी घनी हो गई थी, और तभी उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और छोटे खरगोशों को उनके पिंजरों में वापस रख दिया। ये सब करने के बाद लुओ चेन ने 2 ग्लोसन हाउंड और लाइटनिंग रट को देखा और थोड़ा परेशान महसूस किया। वह अभी एक नौसिखिया ब्रीडर था और एक पल के लिए भी उसे वास्तव में नहीं पता था कि इन 2 प्रकार के जानवरों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। सामान्यतः अधिकांश ब्रीडर गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित होते हैं,
क्योंकि प्रत्येक ब्रीडर अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है, अलग अलग जानवरों को प्रशिक्षित करता है, और सभी ब्रीडर्स के पास अपने अपने एक या दो अनूठे कौशल होते हैं। अपने पिता लुओ युहिंग की तरह लुओ चेन भी लाइट स्पिरिट कैट्स में विशेषज्ञ थे। यही कारण है कि लुओ चेन का पहला जानवर एक लाइट स्पिरिट कैट था। कम से कम लुओ युहिंग की मदद से उसे किंग बीस्ट बनने से पहले लाइट स्पिरिट कैट के प्रशिक्षण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रैंक लुओ चेन ने दो ग्लोसन हाउंड को उनके पिंजरों से बाहर निकाला, लेकिन कोमल और शर्मीले सुगंधित खरगोशों की तुलना में ये दोनों ग्लोसन हाउंड कहीं अधिक जीवंत थे। पिंजरे से बाहर निकलते ही वे उत्तेजित होकर दुकान में इधर उधर दौड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई उत्तेजक पदार्थ लिया हो। लुओ चेन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर दुकान का दरवाजा बंद नहीं होता तो वे दोनों सीधे सड़क पर भाग जाते। दोनों ग्लोसन हाउंड लगभग एक ही आकार के थे। दोनों की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से अधिक थी। उनकी खाल पीले और सफेद रंग का मिश्रण थी, और कभी कभी उनके शरीर से प्रकाश की चमक निकलती थी। अब जैसे जैसे वे दौड़ते गए, उनके शरीर पर प्रकाश रुक रुक कर नहीं बल्कि निरंतर हो गया, जिससे वे चमकते हुए शुभंकर बन गए। दो युवा ग्लोसन हाउंड्स का वर्तमान व्यवहार ये दर्शाता है कि वे अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वे उत्तेजित होने पर अनजाने में अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। एक प्रजनक के रूप में स्वाभाविक रूप से काम ये है कि उन्हें अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, ताकि बेचे जाने के बाद जानवर अपने मालिकों को नुकसान न पहुंचा सके, जो अभी तक उनके साथ अनुबंध नहीं कर सकते हैं। जाति ग्लोसन हाउंड। रैंक भयंकर जानवर 2 सितारा। प्रकार प्रकाश प्रकार सूर्य का प्रकाश। स्थिति उत्साहित। योग्यता अच्छी। कौशल 1 ग्लोसन पीली श्रेणी उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा को ग्लोसन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उनके फर से उत्सर्जित किया जा सकता है, जिससे आसपास के तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है। दोनों ग्लोसन हाउंड के लिए जानकारी समान थी। आखिरकार वे अभी भी छोटे शावक थे, और उनके लिए केवल एक जन्मजात कौशल होना सामान्य बात थी। लुओ चेन, जिसने कल कुछ ज्ञान रटा था, अब समझ गया था कि एक जानवर की योग्यता को कई स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न, सामान्य, अच्छा, उत्कृष्ट, परिपूर्ण और अद्वितीय। किसी भी जाति में सबसे प्रचलित योग्यता सामान्य होती है, अच्छी योग्यता दूसरी सबसे आम होती है, निम्न और उत्कृष्ट योग्यताएं समान रूप से दुर्लभ होती हैं, परिपूर्ण योग्यता मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अद्वितीय योग्यता शायद लॉटरी जीतने से भी ज्यादा कठिन होती है। उन दोनों नन्हे मुन्ने को खेलते हुए देखकर, भले ही वे अभी छोटे शावक ही थे, उनकी गति इतनी तेज थी कि लुचेन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए लुचेन मदद के लिए अपने बगल में मौजूद उस छोटे से प्यारे से जीव की ओर ही देख सकता था। फरबॉल, इन्हें शांत कराओ। लुओ चेन का आदेश मिलते ही फरबॉल ने उत्सुकता से उन दो ग्लोसन हाउंड्स को देखा, जो खुशी खुशी दौड़ रहे थे। फिर तेजी से उछलते हुए उसने एक छोटे से ग्लोसन हाउंड के सामने सटीक छलांग लगाई और अपना दाहिना पंजा ऊपर उठा लिया। थप्पड़, एक तीखी आवाज सुनाई दी। छोटा ग्लोसन हाउंड जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा था। उसके चेहरे पर तेज दर्द हो रहा था। जाहिर तौर पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। दूसरे छोटे ग्लोसन हाउंड ने अपने साथी की दुर्दशा देखकर अब इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं की। वह डरते हुए लेटे हुए ग्लोसन हाउंड के पास गया और जमीन पर लेट गया। शायद दूसरों को ये जानने की उत्सुकता होगी कि लाइट स्पिरिट कैट द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद भी ग्लोसन हाउंड्स ने विरोध क्यों नहीं किया, जबकि लाइट स्पिरिट कैट उनसे भी छोटी दिखती थी। सबसे पहले, लाइट स्पिरिट कैट एक भयंकर जानवर 4 सितारा है, जबकि ग्लोसन हाउंड केवल भयंकर जानवर 2 सितारा हैं। ग्लोसन हाउंड मूर्ख नहीं होते और वे अन्य जानवरों के ऑरा के माध्यम से उनकी रैंक को महसूस कर सकते हैं। दूसरे, ग्लोसन हाउंड एक शांत स्वभाव के जानवर होते हैं, अन्यथा उन्हें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पालतू जानवरों की सूची में शामिल नहीं किया जाता। अपने मालिक के आदेश के बिना वे आमतौर पर दूसरों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करते हैं। हालांकि अब उनका कोई मालिक नहीं है, लेकिन लुओ चेन ने उन्हें 2 बार खाना खिलाया था, जिससे वह उनका अस्थायी मालिक बन गया था, इसलिए दोनों छोटे बच्चों ने विरोध नहीं किया। दोनों नन्हे मुन्नों को आखिरकार शांत होते देख लुओ चेन ने दोनों ग्लोसन हाउंड्स की ओर पीठ करके चुपके से उस नन्हे प्यारे से जीव को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। फिर कोमलता का दिखावा करते हुए वह दोनों ग्लोसन हाउंड के पास गया और धीरे से उस कुत्ते की पीठ सहलाने लगा जिसे चोट लगी थी। ओह, क्या दर्द हो रहा है।
अपने भोजनदाता को देखकर ग्लोसन हाउंड थोड़ा रोया, मानो उसे बुरा लगा हो। लुओ चेन ने कहीं से 2 छोटे आध्यात्मिक फल निकाले और उन्हें दोनों ग्लोसन हाउंड को खिला दिया। भोजन मिलते ही ग्लोसन हाउंड्स अपनी पिछली शिकायतों को तुरंत भूल गए। उनके बगल में बैठा छोटा सा रोएंदार जीव ही अपने सामने के दृश्य को असमंजस में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीजें इस तरह क्यों घट रही हैं। कूद जाओ। हाँ, चेन्यांग पेट स्टो के अंदर लुओ चेन की आवाज गूंजी। दोनों ग्लोसन हाउंड्स ने लुओ चेन के आदेश का पालन किया और अपने सामने आने वाली लगातार ऊंची होती बाधाओं को पार करते हुए छलांग लगा दी। उनकी अधिकतम कूदने की ऊंचाई का परीक्षण करने के बाद लुओ चेन ने अपनी नोटबुक में लिखा, 3 महीने के ग्लोसन हाउंड, अधिकतम कूदने की ऊंचाई 2.3 मीटर। इसमें 3 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति, 2.5 मीटर की कूदने की दूरी जैसी चीजें भी सूचीबद्ध थीं, मानो ग्लोसन हाउंड्स के लिए एक व्यापक शारीरिक परीक्षण आयोजित किया गया हो। परीक्षण के बाद ऑनलाइन उपलब्ध अधिक सामान्य आंकड़ों की तुलना में लुओ चेन को ग्लोसन हाउंड की वर्तमान शारीरिक स्थिति की व्यापक समझ प्राप्त हुई। हालांकि ये डेटा ग्लोसन हाउंड्स के प्रजनन के लिए बहुत उपयोगी नहीं लग रहा था। यह उनके लिए बस इधर उधर दौड़ने और अपनी असीमित ऊर्जा को बाहर निकालने का एक मौका था। लुओ चेन ने अनजाने में लाइटनिंग रट पर एक नजर डाली, जिसने पिंजरे में अपनी नकली नींद में लौटने से पहले दोनों ग्लोसन हाउंड्स को तिरस्कार भरी नजर से देखा। जाति, बिजली चूहा रैंक, भयंकर जानवर, 3 सितारे, प्रकार, मौलिक विद्युत, अवस्था, आलसी, योग्यता, अच्छी, कौशल, 1। विद्युत प्रकाश पीली रैंक, बिजली का चूहा अपनी पूंछ से विद्युत प्रकाश छोड़ सकता है, जिससे अपने लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। लुओ चेन ने परीक्षण पूरा करने में उसकी मदद करने वाले दोनों ग्लोसन हाउंड को उनके पिंजरों में वापस रख दिया, फिर लाइटनिंग रट के पिंजरे को धीरे से थपथपाया। मैं तुम्हें 2 दिन आराम करने दूंगा। एक बार जब मैं प्रशिक्षु प्रजनक बन जाऊंगा, तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दूंगा। लाइटनिंग रट पूरी तरह से सफेद था, जिसके शरीर पर अनियमित चांदी की घुमावदार धारियां थीं, और यह हथेली के आकार का था। लुओ चेन की धमकी सुनकर उसने उदासीनता से अपना चेहरा पिंजरे के अंदर की ओर मोड़ लिया और लुओ चेन के सामने अपनी पीठ कर ली। लुओ चेन को इस अनोखे स्वभाव वाले बिजली के चूहे पर लगभग हंसी आ रही थी, लेकिन उसने फिलहाल इस क्रोध को किनारे रखने का फैसला किया। जल्द ही ये बिजली का चूहा जान जाएगा कि असली मालिक कौन है। हालांकि लुओ चेन चेन्यांग पेट स्टो को फिर से खोलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाहर लगे बोर्ड पर अभी भी अस्थायी रूप से बंद लिखा हुआ था। क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रशिक्षु पशुपालक की योग्यता प्राप्त नहीं की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अभी दुकान को फिर से खोलने का समय नहीं आया था। इन साधारण मामलों को निपटाने के बाद लुओ चेन बीस्ट मास्टर्स से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करने के लिए वापस लौट गया। आज का पाठ किंगयांग शहर के आसपास जंगली जानवरों के सामान्य वितरण के बारे में था। किंगयांग शहर के आसपास के सबसे खतरनाक स्थान स्वाभाविक रूप से कई राजा राक्षसों के ठिकाने थे। ये सभी राजा राक्षस किंगयांग शहर से सटे विभिन्न गुप्त लोकों से निकले थे। जी हाँ, इस दुनिया के बीस्ट मास्टर्स न केवल विभिन्न दुर्लभ सामग्रियां प्राप्त करने के लिए गुप्त लोकों में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि जानवर भी गुप्त लोकों के दरवाजों के माध्यम से बाहरी दुनिया में आ सकते हैं। हालांकि चाहे ये सौभाग्य की बात हो या नहीं, गुप्त लोकों के द्वार ज्यादातर दूरस्थ जंगली इलाकों में खुलते थे, शहरों में सीधे बहुत कम ही खुलते थे। अन्यथा राक्षसों के आक्रमण के कारण मानवता को और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा, और राक्षसों से बचाव के लिए मुख्य रूप से शहरों का उपयोग करने की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना मुश्किल होगा। जानवरों के रैंक को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: भयंकर जानवर, आत्मा जानवर, राजा जानवर। बीस्ट्स की तीसरी अवस्था, किंग बीस्ट्स, आमतौर पर एक जाति पर शासन करते हैं। किंग बीस्ट के क्षेत्र में, इसका मतलब है कि उसी जाति के और भी स्पिरिट बीस्ट एकत्रित होंगे। इसलिए यात्रा करते समय किंग बीस्ट के क्षेत्र से बचना चाहिए। किंगयांग शहर से 20 ली दक्षिण में एक राजा जानवर रहता है, फॉलन फेदर रॉक किंग नामक एक प्रजाति, जो अपने हिंसक स्वभाव के लिए जानी जाती है और जिसे आसानी से उकसाया नहीं जाना चाहिए। 15 ली पश्चिम में राजा जानवर है, चियान फायर लायन, 15 ली और 30 ली पूर्व में क्रमशः किंग बीस्ट, सन रिफ्लेक्शन किंग लोट्स और एजोर मून काप स्थित हैं। उत्तर दिशा में 3 राजा स्तरीय गुप्त क्षेत्र स्थित हैं, और उनके भीतर मौजूद राजा राक्षस किसी भी समय मानव जगत में तबाही मचाने के लिए प्रकट हो सकते हैं।
लुओ चेन ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ ली। किंगयांग शहर व्यावहारिक रूप से जानवरों से घिरा हुआ था। ये जानना जरूरी है कि किंगयांग शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल 3 राजा स्तरीय पशु स्वामी थे। अकेले किंगयांग शहर के आसपास ही इतने सारे विशालकाय दानव छिपे हुए हैं, तो दूर दराज के निर्जन इलाकों का क्या होगा? वहां तो संभवतः और भी अधिक विशालकाय दानव मौजूद होंगे। अब लुओ चेन को कुछ हद तक समझ में आ गया कि इस दुनिया के लोग अपने शहरों में ही क्यों रहते हैं। बाहरी दुनिया वास्तव में कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक थी। शायद उन्हें इन राक्षसों द्वारा संयुक्त घेराबंदी किए जाने की आशंका भी सताती रहती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य शहरों में पहले भी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी थीं। क्योंकि एक धनी युवक ने किसी तरह एक गुप्त लोक से एक राजा जानवर का बच्चा प्राप्त कर लिया, जिसे ये पता था कि वह बच्चा पूरे गुप्त लोक के अघोषित राजा की संतान है। परिणामस्वरूप पूरे गुप्त क्षेत्र के सभी जानवर बाहर निकल आए और शहर के खिलाफ भयंकर प्रतिशोध शुरू कर दिया। हालांकि अंत में शहर में पूरी तरह से सेंध नहीं लगी, लेकिन इसकी वजह से शहर को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और राष्ट्रीय शहरों की रैंकिंग में वह शहर एक समय बहुत निचले पायदान पर था। इस जानकारी पर सरसरी नजर डालने के बाद लुओ चेन को अचानक एक अत्यावश्यकता का एहसास हुआ। उसने सोचा कि जिस गुप्त लोक में लुओ युहिंग और उसकी पत्नी फंसे हुए हैं, वह कम से कम राजा स्तरीय गुप्त लोक होना चाहिए। उसे अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने और गुप्त क्षेत्र का पता लगाने की जरूरत थी, लेकिन उसे विश्वास था कि लुओ युहिंग और उसकी पत्नी उस हानहाई गुप्त क्षेत्र में आसानी से नहीं मरेंगे। क्योंकि लुओ युहिंग आखिरकार राजा स्तरीय पशु स्वामी के पद पर पदोन्नत होने के करीब था, और वह स्वयं एक पशुपालक था, जो गुप्त क्षेत्र के भीतर के पशुओं के बारे में जानकारी की पहले से जांच करने में सक्षम था। इससे उसे उन राक्षसों का सामना करने से बचने में मदद मिली जिनसे वह निपट नहीं सकता था। अब उसे और भी यकीन हो गया था कि वे शायद उच्च स्तर के राक्षसों द्वारा रोके गए थे और अस्थायी रूप से भागने में असमर्थ थे। हालांकि उसने इस बात को तार्किक रूप से सोचा, लेकिन उसकी भावनात्मक चिंता स्पष्ट थी। लुओ चेन ने धीरे से आह भरी। उसने अपने हाथ में मौजूद टर्मिनल नीचे रख दिया, बच्चों को दोबारा खाना खिलाया और फिर उनकी स्थिति की जांच की। उन्होंने साधारण भोजन किया और जल्दी सो गए। कल उन्हें प्रशिक्षु प्रजनक की परीक्षा देनी थी, इसलिए पर्याप्त आराम करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रात शांति से गुजरी। अगले दिन लुओ चेन जल्दी उठकर तैयार हो गया। तीनों सुगंधित खरगोशों के रूपांतरण कुंड में स्नान करने के बाद उन्हें ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उनके सभी राज्य फेयर्स बीस्ट 3 स्टार स्तर तक उन्नत हो चुके थे। तभी वे संतुष्ट होकर मूल्यांकन के लिए ब्रीडर सेंटर की ओर रवाना हुए। ब्रीडर सेंटर किंगयांग शहर के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित था, जो चेन्यांग पेटस्टो से बहुत दूर नहीं था, केवल 2 या 3 गलियों की दूरी पर था। अभी सुबह का समय था और लुओ चेन अपने प्यारे से पालतू कुत्ते लिटिल फ्लफबॉल के साथ वहां पैदल चलकर गया। जब वे वहां पहुंचे तो उसने देखा कि ब्रीडर सेंटर के प्रवेश द्वार पर पहले से ही एक लंबी कतार लगी हुई थी। कतार की लंबाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां सैकड़ों लोग रहे होंगे। कतार में खड़े लोग हर उम्र और वर्ग के थे। 12 साल के बच्चों से लेकर 60 या 70 साल के दिखने वाले दादा दादी तक। इसने सचमुच लुओ चेन की आंखें खोल दी। इसके विपरीत लुओ चेन की उम्र के बहुत कम लोग मूल्यांकन में भाग ले रहे थे। लुओ चेन जानबूझकर कतार के बिल्कुल अंत में खड़ा रहा और चुपचाप ब्रीडर असेसमेंट सेंटर के खुलने का इंतजार करता रहा। भाई, क्या यह आपका पहला मूल्यांकन है? जैसे ही लुओ चेन स्थिर खड़ा हुआ, उसके बगल में खड़ा एक मोटा ताजा युवक, जो सोने और चांदी के आभूषणों से सजा हुआ था, उससे परिचित लहजे में बोलने लगा। पहली बार लुओ चेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। गोल मटोल युवक समझदार लग रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, मुझे लगा कि आप अपरिचित लग रहे हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ नियमित रूप से आते थे। लुओ चेन ने अनजाने में पूछा, तुम्हारे लिए कितनी बार? उसका सवाल सुनकर मोटे ताजे युवक को जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि उसने खुलकर कहा, यह मेरा छठा प्रयास है। ये ब्रीडर असेसमेंट वाकई बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लुओ चेन थोड़ा हैरान था। ऑनलाइन मिली जानकारी के अनुसार सत्य की आंख प्रतिभा को जागृत करने पर तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता था। ये गोल मटोल युवक 6 बार परीक्षा देने के बाद भी पास क्यों नहीं हुआ? और उस बूढ़े दादाजी का क्या मामला था? लुओ चेन अब कुछ हद तक असमंजस में था। उसे ये तय करने में दुविधा हो रही थी कि ऑनलाइन मिली मूल्यांकन जानकारी पर भरोसा किया जाए या नहीं।
उसी समय उसके मन में थोड़ी घबराहट भी पैदा हो गई। उसे यह परीक्षा हर हाल में पास करनी थी, अन्यथा उसकी सारी योजनाएं धराशायी हो जाती और वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। मानो लुओ चेन की अचानक घबराहट को भांपते हुए उस गोल मटोल युवक ने एक अनुभवी व्यक्ति के लहजे में उसे दिलासा दिया। ये तो तुम्हारा पहला प्रयास है। अगर तुम पास नहीं होते तो कोई बड़ी बात नहीं, इसे अनुभव प्राप्त करने का अवसर समझो। क्या तुमने उस सफेद बालों वाले दादाजी को देखा? उस गोल मटोल युवक ने इशारों से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा किया। लुओ चेन ने उस गोल मटोल युवक को देखकर सिर हिलाया और इशारा किया कि उसने उसे देख लिया है। मैंने दूसरों को ये कहते सुना है कि वो अपने जीवन के अधिकांश समय से यह मूल्यांकन दे रहा है और अभी तक पास नहीं हुआ है, इसलिए खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। लुओ चेन के होंठ फड़कने लगे। हे भगवान, अब तो उसका दबाव और भी बढ़ गया था। उसने अपने बगल में खड़े मोटे युवक को संदेह भरी नजरों से देखा। क्या ये युवक अपने विरोधियों का मनोबल पहले से ही गिराने की कोशिश कर रहा था? हालांकि इसी क्षण कतार आखिरकार आगे बढ़ने लगी। ब्रीडर सेंटर के मुख्य द्वार चौड़े खुल गए और मूल्यांकन कराने आए प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत किया गया। बाहर से देखने पर यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन ब्रीडर सेंटर का आंतरिक स्थान वास्तव में बहुत बड़ा था। भूतल का हॉल कम से कम 500 वर्ग मीटर का था और हॉल के दोनों ओर विशेष सामग्री से बने दरवाजे थे। लुओ चेन ने ध्यान से गिना, प्रत्येक तरफ कम से कम 20 ऐसे प्रवेश द्वार थे। जब लुओ चेन ब्रीडर सेंटर की पहली मंजिल के वातावरण का अवलोकन कर रहा था, तभी एक चंचल युवती उसके पास आई और उसे एक नंबर टैग थमा दिया। 135, यही टैग पर लिखा नंबर था। लुओ चेन को नंबर टैग देने के बाद लड़की बिना रुके चलती रही और कतार में खड़े लोगों को नंबर टैग बांटती रही। 300 से अधिक लोगों की कतार को देखते हुए नंबर टैग तेजी से वितरित किए गए और देखते ही देखते लड़की ने अपना काम पूरा कर लिया। इसी समय कतार के आगे एक तेज तर्रार बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए, जो बेहद साफ सुथरे और सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए थे। सबसे ज्यादा ध्यान उनकी छाती पर लगे एक विशेष बैज पर गया। बैज हल्के नीले रंग का था, जिसकी पृष्ठभूमि गहरे ब्रह्मांड जैसी थी और उसके मुख्य भाग पर 3 तारे बने हुए थे। तारकीय प्रजनक, 3 सितारे। पशुपालकों के पदक्रम को समझने वाले लुओ चेन ने इस बैज का अर्थ एक नजर में ही पहचान लिया। ब्रीडर्स के रैंक को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है: अप्रेंटिस, स्टेलर, लूना और ब्लेजिंग सन। तारकीय रैंक ब्रीडर की ताकत को स्टार रेटिंग के आधार पर विभाजित करता है। उदाहरण के लिए, उनके पिता लू युहिंग एक स्टेलर 5 स्टार ब्रीडर हैं। स्टेलर 5 स्टार स्टेलर के भीतर सर्वोच्च रैंक भी है और अगला चरण लूनर लेवल ब्रीडर है। तो कुछ मायनों में ये प्रतीत होता है कि ज्ञानी बुजुर्ग का ब्रीडर उनका पद उनके पिता के पद जितना ऊंचा नहीं था। बुजुर्ग ने धीरे धीरे भीड़ पर नजर डाली और ये देखकर कि लड़की ने नंबर टैग बांटना समाप्त कर दिया है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं अधिकारी लियू चेंग्यू हूँ, आज का प्रशिक्षु प्रजनक मूल्यांकन अधिकारी। आज कुल 324 परीक्षार्थी हैं। परीक्षा कक्षों का आवंटन नंबर टैग के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 50 लोग बैठेंगे और अंतिम 24 लोग एक परीक्षा कक्ष में होंगे। इस प्रकार कुल 7 परीक्षा कक्ष होंगे। चलिए बाईं ओर के उन 7 कमरों का इस्तेमाल करते हैं। अधिकारी लियू चेंग्यू ने अपने बाईं ओर के कमरों की ओर इशारा किया। जो लोग मूल्यांकन के नियमों को पहले से जानते थे, वे अलग अलग कमरों की ओर जाने लगे। लुओ चेन मुख्य समूह के साथ साथ चलते हुए तीसरे द्वार पर पहुंचे। कमरे में प्रवेश करने पर अंदर 50 मेज और कुर्सियां लगी हुई थीं, लेकिन उनके पिछले जीवन की छात्र परीक्षाओं की तरह कोई नियम नहीं था जहां किसी को अपनी संख्या के अनुसार सीट चुननी पड़ती थी। सभी लोग अपनी अपनी पसंद की जगह पर बैठ गए। लुओ चेन ने लापरवाही से पीछे की ओर एक सीट चुन ली, क्योंकि आगे की सभी अच्छी सीटें पहले से आए लोगों ने ले ली थीं। कुछ देर बाद नंबर टैग बांटने वाली लड़की एक विशालकाय गोरिल्ला के साथ दरवाजे से अंदर आई। उसके हाथ में काले कपड़े से ढका एक पिंजरा था और उसके पीछे चल रहे गोरिल्ला के पास 2 पिंजरे थे। तीनों पिंजरों को विशाल चबूतरे पर रखने के बाद लड़की मुस्कुराई और बोलने लगी, मैं लियू किंग्यू हूँ, परीक्षा कक्ष 3 का निरीक्षक। मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू होने के बाद आपको पिंजरों में बंद तीनों जानवरों के बारे में यथासंभव विस्तृत जानकारी लिखनी होगी। जानकारी जितनी अधिक पूर्ण होगी, आपके अंक उतने ही अधिक होंगे।
ये कहने के बाद वह शांत भाव से अपने पसंदीदा टर्मिनल से खेलने लगी, मानो कुछ जानकारी खोज रही हो। अचानक दरवाजे के बाहर से एक तेज घंटी बजने की आवाज आई। जैसे ही उसे कोई संकेत मिला, लियू किग्यू ने तीनों पिंजरों से काले कपड़े बाएं से दाएं क्रम में हटा दिए। मूल्यांकन अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कृपया मूल्यांकन के दौरान फुसफुसाएं नहीं। लुओ चेन ने परीक्षा कक्ष 3 में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों की तरह पिंजरों में बंद तीनों जानवरों को ध्यान से देखा, जिनमें से प्रत्येक का रूप अलग अलग था। सबसे बाईं ओर वाला एक तोते जैसा जानवर था जिसकी पूंछ पर लंबे पंख थे। बीच वाला जानवर बिल्ली की प्रजाति का था और सबसे दाहिनी ओर वाले जानवर का आकार कुछ विचित्र था जिसे लुचेन किसी सामान्य प्राणी के समान नहीं पहचान सका। सच कहें तो लुओचेन के ज्ञान के आधार पर वह इन तीनों जानवरों में से किसी को भी नहीं पहचानता था। हालांकि वो घबराया नहीं, सत्य की आंख सक्रिय हो गई। सबसे बाईं ओर वाला जाति पंखदार तोता, रैंक भयंकर जानवर 5 सितारा, प्रकार ध्वनि, राज्य अवसाद, योग्यता सामान्य, कौशल 1, नकल अत्यंत उन्नत स्तर पंखदार तोता अपनी अनूठी आवाज से सुनी हुई आवाजों की नकल कर सकता है। लुओ चेन ने सत्य की दृष्टि से जो भी जानकारी देखी, उसे अपने सामने रखे खाली कागज पर लिख डाला। राज्य के बारे में लिखते समय उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या जानवर भी मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। जहां तक दिखावट जैसी जानकारी की बात है, जिसे एक नज़र में देखा जा सकता है, लुओ चेन ने भी इसे अपने शब्दों में संक्षेप में बताया। इसका रूप रंग आम तोते जैसा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। इसके सिर पर बनी कलगी इसके शरीर जितनी लंबी होती है और हरे सफेद रंग की दिखती है, जबकि इसके शरीर के पंख चमकीले नीले रंग के होते हैं। इसके बाद लुओ चेन ने दूसरे पिंजरे में मौजूद बिल्ली जैसे जानवर को देखा। जाति लंबी पूंछ वाली बिल्ली, रैंक फियर्स बीस्ट 6 स्टार, प्रकार मार्शल, अवस्था आलसी, योग्यता अच्छी, कौशल 1, लंबी पूंछ से वार पीली श्रेणी अपनी पूंछ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके लक्ष्य पर वार करता है। सच कहें तो अच्छी योग्यता वाली लंबी पूंछ वाली बिल्ली एक साधारण पंख वाले तोते की तुलना में कहीं कम मूल्यवान होती है। सबसे पहले, पंखदार तोता दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन है और इसकी क्षमता अधिक है, साथ ही इसकी ऊपरी सीमा भी अधिक है। दूसरे, एक बार जब पंख वाला तोता एक या दो ध्वनि प्रकार के आक्रामक कौशल सीख लेता है, तो उसकी युद्ध शक्ति तुरंत बढ़ सकती है। अंत में, एक विचित्र दिखने वाला जानवर, क्योंकि यह कई बेतरतीब ढंग से रखे गए पत्थरों से बना हुआ प्रतीत होता था, किसी भी तरह से जीवित प्राणी जैसा नहीं। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाले उतार चढ़ाव की परतों ने ये साबित कर दिया कि वह वास्तव में एक जीवित प्राणी था। जाति लिटिल स्पिरिट स्टोन, रैंक भयंकर जानवर 9 सितारा, प्रकार पृथ्वी, स्थिति निष्क्रिय, योग्यता सामान्य, कौशल 1, पत्थर में आत्मा पृथ्वी श्रेणी, नस्लीय प्रतिभा छोटा आत्मा पत्थर अपनी प्रतिभा और युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न विशेषताओं वाले विभिन्न पत्थरों को खा सकता है। 2, पृथ्वी का धंसाव गहन श्रेणी छोटा आत्मा पत्थर लक्षित क्षेत्र से पृथ्वी के तत्वों को निकालता है, जिससे एक धंसा हुआ क्षेत्र बनता है। 3, गिरती हुई चट्टान पीली श्रेणी छोटी आत्मा पत्थर पृथ्वी तत्वों की शक्ति को संघनित करके लक्ष्य के ऊपर एक विशाल चट्टान का निर्माण करती है, जो फिर नीचे गिरकर उसे तोड़ देती है। जब लुओ चेन ने सत्य की आंख का उपयोग करके इस विचित्र प्राणी के डेटा को देखा, तो वह लगभग एक आवाज निकालने ही वाला था। ये जानकारी वाकई चौंकाने वाली थी। एक भयंकर जानवर के पास पृथ्वी स्तरीय नस्लीय प्रतिभा होने का क्या मतलब था? इसका अर्थ ये था कि इस प्रजाति में सीधे तौर पर एक शक्तिशाली योद्धा बनने की क्षमता थी। जब तक संसाधन पर्याप्त थे, तब तक इसे किंगयांग शहर की सर्वोच्च युद्ध शक्ति के रूप में विकसित किया जा सकता था। लुओ चेन को कुछ संदेह था। ब्रीडर सेंटर इतना धनी तो नहीं होना चाहिए कि वो प्रशिक्षु ब्रीडर के मूल्यांकन के लिए ऐसे जानवर का इस्तेमाल करे। हालांकि सुप्त अवस्था को देखकर लुओ चेन को स्थिति का कुछ अंदाजा हो गया। इस जानवर को जरूर कोई समस्या है। यह उस तरह की समस्या थी जिसे ब्रीडर सेंटर के विशेषज्ञ भी हल नहीं कर पाए थे, इसीलिए ये जानवर अब एक परीक्षा प्रश्न के रूप में सामने आ रहा था। लुओ चेन सही था। ये जानवर न केवल प्रशिक्षु प्रजनक मूल्यांकन में अक्सर दिखाई देता था, बल्कि यह स्टेल में भी नियमित रूप से दिखाई देता था। प्रजनक मूल्यांकन, वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आएगा जो इस समस्या का समाधान कर सके।
लुओ चेन द्वारा अपने द्वारा देखी गई सभी जानकारी भरने के बाद उसने देखा कि उसी परीक्षा कक्ष में मौजूद अन्य परीक्षार्थियों में से बहुत कम लोग अपने पेपर पर कुछ लिख रहे थे। उनमें से अधिकतर पिंजरों में बंद तीनों बीस्ट मास्टर्स को ध्यान से देख रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, ऐसा लग रहा था मानो वे गहरी सोच में डूबे हुए हों। लुओ चेन को थोड़ा संदेह महसूस हुआ और उसने एक बार फिर अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके तीनों पशु स्वामियों की विस्तृत जानकारी का अवलोकन किया और पाया कि उससे कुछ भी नहीं छूटा था। फिर उसने आत्मविश्वास से अपना दाहिना हाथ उठाया। लियू किंगयू, जिसकी निगाहें पूरे कमरे पर घूम रही थीं, ने दरअसल लुओ चेन को पहले ही देख लिया था। आखिरकार सभी परीक्षार्थियों में से वही एकमात्र ऐसा था जो लगन से लिख रहा था, जो काफी ध्यान खींचने वाला था। लियू किंगयू दर्शक दीर्घा से नीचे उतरी और लुओ चेन के पास जाकर धीरे से पूछा, क्या कोई समस्या है? क्या मैं अपना शोध पत्र समय से पहले जमा कर सकता हूँ? लियू किंगयू ने लुओ चेन के सामने मेज पर रखा कागज उठाया और सहज भाव से जवाब दिया, बिल्कुल। आप हॉल में थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। आपके नतीजे लगभग 1 घंटे में आ जाएंगे। ब्रीडर सेंटर से मूल्यांकन के परिणाम बहुत जल्दी जारी किए गए। आमतौर पर स्को उसी दिन उपलब्ध हो जाते थे। पास होने पर उन्हें अपना बैज मिल जाता था। यदि पास नहीं होते तो वे अगली बार फिर से प्रयास कर सकते थे। लुओ चेन को स्वाभाविक रूप से ये सब पहले से ही पता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी होकर अपने परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए हॉल में चला गया। उसी परीक्षा कक्ष में बैठे परीक्षार्थी लुओ चेन की जाती हुई आकृति को ईर्ष्या से देख रहे थे और साथ ही वे थोड़ा चिंतित भी महसूस कर रहे थे। लियू किंगयू ने लुओ चेन के कक्षा से बाहर जाते समय उसकी पीठ को देखा, फिर उत्सुकता भरी नजरों से उसकी उत्तर पुस्तिका पर नजर डाली। इसे पढ़ने के बाद लियू किंगयू ने उत्साहित भाव से अपना टर्मिनल निकाला, एक संदेश लिखा और भेज दिया। हॉल में बैठकर अपने टर्मिनल पर गेम खेलते हुए इंतजार कर रहे लुओ चेन को अचानक अपने कान में एक मधुर आवाज सुनाई दी। आप लुओ चेन हैं, है ना? क्या आप मेरे साथ परीक्षक के कार्यालय चल सकते हैं? लुओ चेन ने अपनी नजर बाईं ओर घुमाई, जहां नीली पोशाक पहने लियू किंगयू खड़ी थी, वही निरीक्षक जो पहले मिली थी। कुछ देर सोचने के बाद लुओ चेन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ। फिर वो लियू किंगयू के पास गया और उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। क्या मेरी उत्तर पुस्तिका में कोई समस्या है? लुओ चेन ने उत्सुकता से अपने बगल में बैठी युवती की ओर देखते हुए पूछा। लियू किंगयू का इसे लुओ चेन से छिपाने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी उत्तर पुस्तिका बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। बस परीक्षक तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर लुओ चेन ने परीक्षक अधिकारी लियू चेंगयू की किसी भी याद को अपने दिमाग में खोजने की हड़बड़ी में जुट गया। लेकिन खोजबीन के बाद उसने पुष्टि की कि वो उससे कभी नहीं मिला था और उसे नहीं पता था कि वो उससे क्यों मिलना चाहता था। अपने मन में कई सवाल लिए हुए लुओ चेन लियू किंगयू के पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर चला गया। एक गलियारे से गुजरने के बाद लियू किंगयू ने एक पत्थर के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। अंदर आएं। कमरे का लेआउट सरल था। कुछ अलमारियों पर बीस्ट मास्टर्स से संबंधित कुछ सामग्रियां प्रदर्शित थीं, फिर एक ऑफिस डेस्क और कुछ कुर्सियां थीं, संभवतः मेहमानों के लिए। परीक्षक अधिकारी लियू चेंगयू इस समय कमरे में मौजूद एकमात्र ऑफिस डेस्क के पीछे बैठे थे और जिज्ञासु निगाहों से लुओ चेन को देख रहे थे। बैठना। लुओ चेन और लियू किंगयू के डेस्क के सामने रखी 2 कुर्सियों पर बैठने के बाद अधिकारी लियू चेंगयू ने आगे कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे युवा मित्र लुओ चेन का मास्टर लुओ युहेन के साथ क्या संबंध है। लुओ चेन ने अपनी पैनी नजर हटा ली और अधिकारी लियू चेंगयू का सवाल सुनकर उनके दिल में अनजाने में थोड़ी सी सतर्कता पैदा हो गई। हालांकि इस तरह के रिश्ते को छिपाया नहीं जा सकता था। अगर अधिकारी लियू चेंगयू जांच करना चाहते तो ये काफी सरल होता। इसलिए अपनी सतर्कता के बावजूद लुओ चेन ने इसे छिपाने का विकल्प नहीं चुना। वह मेरे पिता हैं। अधिकारी लियू चेंगयू को पहले से ही इसका अंदाजा था, इसलिए उन्होंने लुओ चेन के कबूलनामे पर कोई हैरानी नहीं जताई, बल्कि उन्होंने ऐसा भाव दिखाया मानो कह रहे हों, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लुओ चेन का दिल घबरा गया और उसने तुरंत पूछा, क्या मास्टर लियू मेरे पिता को जानते हैं? अधिकारी लियू चेंगयू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मास्टर लुओ युहेंग कौन सा उच्च पद है? क्या किंगयांग शहर का पशु स्वामी उसे नहीं जानता?
दरअसल हाल के वर्षों में किंगयांग शहर में लूना ब्रीडर बनने की उम्मीद रखने वाला एकमात्र व्यक्ति होने के नाते लुओ युहेंग एक ऐसा व्यक्ति था जिससे कई बीस्ट मास्टर्स दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात है, मास्टर लुओ युहेंग इस समय हानहाई गुप्त क्षेत्र में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं आ सकते। चून की अधिकारी लियू चेंग्यू को हानहाई गुप्त क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी थी, इसलिए लुओ चेन ने और अधिक पूछताछ करने से खुद को रोक नहीं पाया। गुरुजी, क्या आप मेरे पिता के बारे में कुछ जानते हैं? लुओ चेन के लहजे में उत्साह देखकर अधिकारी लियू चेंग्यू ने धैर्यपूर्वक समझाया। मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि एक बात निश्चित है कि हानहाई गुप्त क्षेत्र वास्तव में आत्मा जानवरों का गुप्त क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक विशाल राजा जानवरों का गुप्त क्षेत्र है। गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार कई राजा जानवरों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, इसलिए अन्वेषण दल वापस नहीं लौट सकता। हालात लगभग वैसे ही थे जैसा उसने अनुमान लगाया था। ये देखकर लुओ चेन ने चैन की सांस ली। कम से कम अभी के लिए उसके माता पिता और बाकी लोग तत्काल खतरे में नहीं थे। अब उसे अपनी शक्ति में तेजी से सुधार करना था ताकि वो उन्हें गुप्त लोक से बचा सके। समय कम था, गुप्त लोक में बिताया गया हर अतिरिक्त दिन अप्रत्याशित जटिलताओं की संभावना को बढ़ा रहा था। मानो लुओ चेन को आश्वस्त करने के लिए अधिकारी लियू चेंग्यू ने उन्हें एक और जानकारी दी। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नगर प्रमुख ने पहले ही लियुगुआंग शहर से सहायता का अनुरोध कर दिया है। बचाव दल के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हुआ राष्ट्र के शहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उच्च, मध्य और निम्न। निम्न शहरों की आबादी लाखों में है, मध्य शहरों की करोड़ों में और उच्च शहरों की 1 करोड़ से अधिक है। किंगयांग शहर 1600 निम्न शहरों में से एक है, जबकि लियुगुआंग शहर 160 मध्य शहरों में से एक है, और किंगयांग शहर का शासन लियुगुआंग शहर के अधीन है। किंग बीस्ट मास्टर्स, जो कि किंगयांग शहर के शीर्ष स्तर के योद्धा हैं, लियुगुआंग शहर में दुर्लभ माने जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अनसुने नहीं हैं। लुओ चेन को मध्य नगर से समर्थन मिलने की थोड़ी और उम्मीद जगी, लेकिन उसने अपनी सारी उम्मीदें दूसरों पर टिकाने की हिम्मत भी नहीं की। खुद को जल्द से जल्द सुधारना ही उसके लिए उचित कदम था। लुओ चेन ने एक हल्की सी आह भरी, मास्टर लियू, ये जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि अधिकारी लियू चेंग्यू ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। मैंने अभी देखा कि आपका नाम वही है जो मास्टर लुओ युहेंग के बेटे का है, और मैं इसकी पुष्टि करना चाहता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने सत्य की आंख जागृत कर ली होगी। लुओ चेन ने सहज भाव से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से मैंने अपनी इस प्रतिभा को जागृत किया है, इसीलिए मैंने परीक्षा देने की हिम्मत की। लेकिन मेरा एक सवाल है, बाकी परीक्षार्थियों को इतने सरल मूल्यांकन में इतनी कठिनाई क्यों हो रही थी? अधिकारी लियू चेंग्यू का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया और उन्होंने हल्के से खांसते हुए कहा, किंग्यू, तुम उसे जवाब दो। जी हाँ, दादाजी। लियू किंग्यू ने लुओ चेन की ओर मुड़कर धैर्यपूर्वक समझाया। सत्य दृष्टि की प्रतिभा को जागृत करने वाले परीक्षार्थी अंततः अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन प्रजनकों की मांग अत्यधिक है। इसके अलावा साधारण लोगों को प्रजनक पेशे में प्रवेश करने से रोकने के लिए केवल प्रतिभा का उपयोग करना हुआ राष्ट्र के सुसंगत दर्शन के अनुरूप नहीं है। इसलिए ब्रीडर मूल्यांकन उन आम लोगों के लिए भी खुला है जिनके पास सत्य की दृष्टि की प्रतिभा नहीं है। बेशक जिनके पास ये प्रतिभा है, उनके लिए मूल्यांकन उतना ही आसान है जितना पानी पीना। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रतिभा को जागृत नहीं किया है, उन्हें बीस्ट मास्टर्स के बारे में बहुत सारा ज्ञान सीखना और याद करना होगा। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समूह से कई जानकार ब्रीडर उभरे हैं, जिन्होंने देश के बीस्ट मास्टर प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब लुओ चेन को बात समझ आ गई। तो उन लोगों के पास सत्य की दृष्टि वाली प्रतिभा नहीं थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जो आकलन उनके लिए बेहद सरल था, उसे करने में उन्हें भौहें चढ़ानी पड़ी और सोचना पड़ा। ये देखकर कि लुओ चेन स्थिति को समझ गया है, अधिकारी लियू चेंग्यू ने उसे घास की कोमल पत्ती के आकार का एक बैज दिया। ये वह बैज है जो आपको अप्रेंटिस ब्रीडर के रूप में प्रमाणित करता है। हालांकि आपकी आई ऑफ ट्रुथ प्रतिभा के साथ आप बहुत जल्द आधिकारिक स्टेलर बैज में अपग्रेड करने में सक्षम होंगे। अधिकारी लियू चेंग्यू के चेहरे पर अब एक दयालु और स्नेहपूर्ण भाव झलक रहा था। लुओ चेन ने उत्साहपूर्वक बैज स्वीकार कर लिया। वह आखिरकार आधिकारिक तौर पर एक दुकान खोल सकता था, और सिस्टम का मिशन आखिरकार पूरा हो सकता था। वह लंबे समय से इस व्यवस्था के पुरस्कारों की लालसा रखता था।
लुओ चेन ने कोमल घास शैली का बैज लिया। धन्यवाद मास्टर लियू। अधिकारी लियू चेंगयू को विदाई देने के बाद लुओ चेन उसी रास्ते से वापस लौट गया जिससे वह आया था। चेनयांग पेट स्टोर। लुओ चेन ने दरवाजे से अस्थायी रूप से बंद का बोर्ड हटा दिया, जिससे ये संकेत मिला कि पालतू जानवरों की दुकान फिर से खुल गई है। वो वापस अंदर गया, स्टोर रूम से एक साइन बोर्ड निकाला और चेनयांग पेट स्टोर की सेवा का दायरा लिख दिया। पशुओं की बिक्री और पालन पोषण सेवाएं। यदि उसका प्रशिक्षु प्रजनक पद ही काफी नहीं था, वो वास्तव में पशु प्रजनन सेवाएं प्रदान करना चाहता था। हालांकि एक प्रशिक्षु पशुपालक होने की पहचान इस सेवा को प्रदान करने में उसकी मदद नहीं कर सकी, इसलिए लुओ चेन को केवल अस्थायी रूप से इसे छोड़ना पड़ा। पहली मंजिल के हॉल में एक प्रमुख स्थान पर साइनबोर्ड लगाने के बाद लुओ चेन को केवल ग्राहकों के आने का इंतजार करना था। दोपहर से लेकर सूर्यास्त तक एक भी ग्राहक अंदर नहीं आया। लुओ चेन ने देखा कि बाहर सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसे खुद पर शक होने लगा। आखिर एक भी ग्राहक क्यों नहीं आया? क्रीक। अंततः दुकान का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और लुओ चेन ने उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखा। ऊंची पोनीटेल, थोड़ा मासूम सा गोल चेहरा और किंग्यांग हाई स्कूल की छात्र वर्दी पहने हुए अंदर दाखिल हुई युवती लुओ चेन की तीव्र निगाहों से चौंक गई और कुछ घबराकर दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहती थी। उसके हावभाव से लुओ चेन ने उसके मन की बात समझ ली और उसे रोकने के लिए तुरंत बात की। यह उसकी पहली ग्राहक थी और चाहे सफलता मिले या ना मिले, इससे दुकान में थोड़ी रौनक तो आ ही जाएगी, वरना उसे खुद पर शक होने लगेगा। छात्र, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? गोल मटोल चेहरे वाली उस प्यारी लड़की ने उसकी बातें सुनी और भी संकोच से बोली, मैं बस इधर उधर देख रही हूँ। बस इधर उधर देख रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आप बेझिझक इधर उधर देख सकते हैं। जैसे कि लड़की की सामाजिक घबराहट को भांपते हुए लुओ चेन ने अपनी नजरें वापस अपने पर्सनल टर्मिनल पर टिका दी। लुओ चेन की निगाहों के बिना गोल चेहरे वाली लड़की को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। उसने सबसे पहले स्टोर के आंतरिक स्थान का सर्वेक्षण किया और इस बात से कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी कि स्टोर आंतरिक स्थान का विस्तार करने के लिए स्पेस स्किल का उपयोग करने को तैयार था। दुकान में चारों ओर देखने के बाद आखिरकार उसे विशाल दुकान में बचे हुए कुछ ही जानवर दक्षिण दिशा के बीच में कुछ पिंजरों में मिले। लड़की के चेहरे पर गहरी हैरानी के भाव थे। सजावट और जगह के मामले में पैसों की कोई कमी न दिखने वाली इस दुकान में बिक्री के लिए केवल 2 या 3 जानवर ही क्यों थे। लड़की ने चुपके से लुओ चेन की तरफ देखा और ये देखकर कि वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है, उसने राहत की सांस ली और दक्षिण की ओर जानवरों वाले पिंजरों की ओर चल पड़ी। उसकी गोल गोल आंखें पिंजरों में बंद 6 छोटे जीवों को घूर रही थीं। सौम्य और अच्छे व्यवहार वाला सुगंधित खरगोश, उत्साहित और हंसमुख ग्लोसन हाउंड, और आलसी और अभिमानी लाइटनिंग रैट। उनमें से ग्लोसन हाउंड लड़की के आगमन से सबसे ज्यादा उत्साहित था और पिंजरे के माध्यम से लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। लुओ चेन, जो छुपकर एक तरफ से सब देख रहा था, ने चुपचाप ग्लोसन हाउंड को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। हाँ, खुद को प्रमोट करने का यही सही तरीका है। आलसी लाइटनिंग रट को देखकर लुओ चेन थोड़ा परेशान हो गया। क्या कोई पशु स्वामी इतने आलसी को चुनेगा? नहीं, मुझे इसे बाद में अतिरिक्त प्रशिक्षण देना होगा। उस युवती की दबी हुई आवाज सुनाई दी, स्टोर मैनेजर। भाई, आपके फ्रेग्रेंट रैबिट्स कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। लुओ चेन ने अपना पर्सनल टर्मिनल नीचे रखा और पिंजरे के पास आकर उत्सुकता से पूछा, इन्हें क्या हुआ है? इन तीनों सुगंधित खरगोशों के कान की लोब पर मौजूद क्रिस्टल असामान्य रूप से बड़े प्रतीत होते हैं। ये वाक्य बोलने के लिए उस नन्ही लड़की को अपनी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ी। लुओ चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि उनकी गंध भी पहले से ज्यादा तेज है? उस युवती ने सूंघने की कोशिश की, फिर सिर हिलाया। सचमुच, हवा में सुगंध बहुत तेज थी। इसके अलावा उनके कान की लोब पर मौजूद क्रिस्टल उनके अपने पद से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। लुओ चेन का इशारा बहुत स्पष्ट था। वह युवती स्वयं बहुत बुद्धिमान थी। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या स्टोर मैनेजर भाई का मतलब यह है कि इन सुगंधित खरगोशों का रंग सामान्य भयंकर पशु 2 सितारा से अधिक है? लुओ चेन ने शांत भाव से सिर हिलाकर उस युवती को सकारात्मक उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था मानो लुओ चेन के साथ हुई बातचीत के उन कुछ वाक्यों ने उस युवती की सामाजिक घबराहट को कम कर दिया हो।
उसने आगे कहा, लेकिन बाजार में मिलने वाले आम सुगंधित खरगोश कभी भी भयंकर जानवर 2 सितारा श्रेणी से ऊपर नहीं रहे हैं। यहाँ के स्टोर मैनेजर भाई के खरगोश तो बिल्कुल अलग हैं। फियर्स बीस्ट 2 स्टार से ऊपर के सुगंधित खरगोश बाजार में नहीं आए हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उनका प्रजनन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसलिए कि उनकी लागत बहुत अधिक है और उनसे प्राप्त लाभ फियर्स बीस्ट 2 स्टार से प्राप्त लाभ से अधिक नहीं है। उस छोटी लड़की की नजर पिंजरे में बंद सुगंधित खरगोशों पर पड़ी। तो फिर ये हम अलग हैं। चिन्यांग पेट स्टोर केवल उच्च गुणवत्ता वाले जानवरों का ही प्रजनन करता है। स्वाभाविक रूप से हम जानवरों की गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। लुओ चेन ने अपने स्टोर का विज्ञापन बहुत ही उपयुक्त तरीके से किया। तो फिर इन सुगंधित खरगोशों की कीमत कितनी है? उस छोटी लड़की की आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। 25,000 स्पिरिट कॉइन का एक नेक प्रस्ताव। लुओ चेन की बातें सुनकर उस युवती का चेहरा जम गया। फिर उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, नहीं, मेरे पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लुओ चेन के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक गई, लेकिन उसका इरादा उस लड़की को परेशान करने का नहीं था। हाँ हाँ, बस मजाक कर रहा था, इतना घबराओ मत। तुम देखना जारी रख सकती हो। लुओ चेन को मजाक करते देख उस युवती ने चैन की सांस ली। वह थोड़ी देर और रुकी, अपनी घड़ी में समय देखा और फिर जल्दी से दुकान से बाहर भाग गई। डिंग डोंग, किसी ने लुओ चेन को उसके टर्मिनल पर एक संदेश भेजा। चेन यांग की रोशनी, भाई तुम कहाँ हो? लुओ चेन ने अपना सिर पीट लिया। वो लगभग भूल ही गया था कि उसका छोटा भाई भी किंगयांग हाई स्कूल से पढ़ता है और आज दुकान पर आई लड़की की तरह उसकी भी छुट्टियां होनी चाहिए थीं। चेन लुओ, मैं दुकान पर हूँ, जल्दी घर आ रही हूँ। संदेश का जवाब देने के बाद लुओ चेन ने रात के लिए 6 जानवरों के लिए भोजन और पानी तैयार किया, फिर दुकान का दरवाजा बंद किया और जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। हालांकि एक रेस्तरां के पास से गुजरते हुए वह लुओ यांग को पसंद आने वाला कुछ खाना खरीदना नहीं भूला। आखिरकार घर की ये दुर्लभ यात्रा थी, इसलिए उसे लुओ यांग को कुछ खिलाना तो बनता ही था। क्लिक, लुओ चेन ने अपने घर का दरवाजा खोला। अंदर रोशनी तेज थी, लेकिन लुओ यांग कहीं नजर नहीं आया। हालांकि उसे लगभग 1 मीटर लंबा शेर जैसा एक विशालकाय जीव दिखाई दिया। इसके शरीर का अधिकांश भाग गहरे लाल रंग का था और इसके नुकीले पंजे और दांत ये दर्शाते थे कि इससे खिलवाड़ करना उचित नहीं था। उसने लुओ चेन को देखा और उत्तेजित होकर उस पर झपट पड़ा। लुओ चेन को बस अपने ऊपर गर्मी की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई और उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाना नीचे रख दिया। उसने शेर जैसे दिखने वाले उस जानवर को दोनों बाहों से मजबूती से गले लगा लिया। लुओ चेन के कंधे पर बैठी हल्की आत्मा वाली बिल्ली को शेर जैसे दिखने वाले उस जानवर के आसपास का तापमान पसंद नहीं आया और वह झट से पास की एक कुर्सी पर कूद गई। ब्लेजिंग लायन उस जानवर का नाम था जिसे लुओ चेन की बाहों में रखा गया था और यह उसके छोटे भाई लुओ यांग का अनुबंधित जानवर भी था। जाति, धधकती शेर। रैंक, भयंकर जानवर 9 सितारा। प्रकार, मौलिक प्रकार अग्नि प्रकार। राज्य, जॉय। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल 1, धधकती ज्वाला पीली श्रेणी। धधकती शेर अपने नुकीले पंजों से ज्वाला थूक सकता है या चिपका सकता है ताकि लक्ष्यों पर हमला कर सके। 2, बहती ज्वाला की गोली पीली श्रेणी अग्नि तत्व की ऊर्जा एकत्रित करके मुट्ठी के आकार का एक अग्नि गोला बनाती है जिसे लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। 3, ज्वाला अवतार गहन श्रेणी अपने आकार से दोगुने आकार के ज्वाला अवतार को बुलाने के लिए अग्नि तत्व की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करता है। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।